कल की क्लास में हम लोगों ने कल की क्लास में हम लोगों ने इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट स्टार्ट किया था IS 36। और इम्पेयरमेंट क्या होता है कि अगर एक सडन फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट आ जाए तो हम उसको इम्पेयरमेंट बोलते हैं। यानी कि एक एसेट की कैरिंग वैल्यू जो आपने लिखी हुई है उतना उसका एक्चुअल फायदा नहीं है, जो कि रिकवरेबल अमाउंट है, रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग वैल्यू ज्यादा, तो हम कहते हैं ये डिफरेंस इम्पेयरमेंट कहलाता है। कैरिंग वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पे आप एज्यूम कर रहे होते हो कि आपके एसेट की वर्थ इतनी है, लेकिन अगर उसे आने वाला फायदा ही उस वर्थ से कम है तो आपने ऊपर ज्यादा क्यों लिखा हुआ है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की ये चीज खिलाफ है। इसीलिए आपको रिकवरेबल वैल्यू अपने एसेट को लिखना होता है। रिकवरेबल अमाउंट क्या थी, हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, क्योंकि आप फायदा ले सकते हो एक एसेट से या तो बेच के, कल बताया था पॉइंट, या दूसरा फायदा आप ले सकते हो एसेट को यूज करके। तो या तो आप सेल करके फायदा देखते हो या फिर आप यूज का फायदा देखते हो, यानी वैल्यू ऑफ यूज या फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इन दोनों का हायर ऑफ लेते हो, वो रिकवरेबल अमाउंट आती है। उसको मैच करते हो कैरिंग वैल्यू से। अगर कैरिंग वैल्यू ज्यादा है और रिकवरेबल वैल्यू कम है तो इम्पेयरमेंट है, और अगर रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है फिर आपने कुछ नहीं करना, ना ही इम्पेयरमेंट बुक करनी है। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, इंडिकेटर्स पे बात की थी। इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं कि अगर किसी भी एसेट की मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, आपको पता है आपके पास वो एसेट है, तो ये एक इंडिकेटर है कि आपका एसेट इंपेयर कर सकता है। या टेक्नोलॉजिकल चेंज, कोई गवर्नमेंट चेंज, कोई लीगल चेंज, कोई इकोनॉमिकल चेंज, ऐसा कोई इशू जो एक्सटर्नल वे में आया जो आपके एसेट को इफेक्ट कर सकता है, वो आप देखते हो। और मार्केट वैल्यू, आपको पता है कि हम जब वैल्यू ऑफ यूज निकालते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट लिखते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर मुल्क में बढ़ गया, उस वजह से भी आपकी रिकवरेबल वैल्यू कम हो सकती है। उसकी रीजन मैंने बताई थी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ यूज कम आएगी। वैल्यू ऑफ यूज कम आएगी तो हो सकता है कि वो कैरिंग वैल्यू से कम हो जाए और आपकी इंपेयरमेंट बुक हो जाए। ये एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। इंटरनल में ये था कि अगर आपको अपने ही बिजनेस के अंदर कोई ऐसा फैक्टर नजर आ जाता है, जिस तरह एसेट आपसे गिर गया, डैमेज हो गया, उसकी वायरिंग खराब हो गई मशीन की, या किसी भी वजह से आपको लगा कि वो एसेट ऑब्सोलीट हो गया, डैमेज हो गया, या उसकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस खराब हो गई, यानी जितना वो पहले अच्छा काम कर रहा था उतना अच्छा काम नहीं कर रहा, तो ये एक इंडिकेटर्स हैं कि एसेट इंपेयर हो सकता है। अगर आपको इंडिकेटर्स मिल जाए तो आपने इंपेयरमेंट टेस्ट करना है ताकि आपको पता चले इंपेयरमेंट हुई है या नहीं हुई। फिर हमने कहा कि एनुअल इंपेयरमेंट रिव्यू बहुत जरूरी है, लेकिन तब जब इंडिकेटर्स हों। इंडिकेटर्स होते हैं तो हम इंपेयरमेंट रिव्यू करते हैं, लेकिन अगर इंडिकेटर्स नहीं है, नहीं दिखते, तो आप इंपेयरमेंट रिव्यू नहीं करते। लेकिन इस चीज में एक्सेप्शन है कि चाहे इंडिकेटर हो या ना हो, तीन ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको इंपेयरमेंट रिव्यू देखना, इंपेयरमेंट टेस्ट करना ही करना है, यानी देखना जरूर है कि इंपेयरमेंट तो नहीं हुई। एक आपकी गुडविल जो आपने परचेज की है, एक ऐसा एसेट, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो इनडेफिनेट लाइफ के साथ है, क्योंकि इनडेफिनेट लाइफ वाले एसेट्स को आप एमोर्टाइज नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी इंपेयरमेंट रिव्यू कर लो कि अगर वैल्यू डाउन गई है तो वो देख लो। और एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक यूज में नहीं आया, आप अभी इन प्रोसेस है या अभी आपके पास है लेकिन आपने उसको यूज में नहीं लेके आए, उसको भी आप चेक करते हो कि वो इम्पेयर तो नहीं हुआ। उसके बाद रिकग्निशन और मेजरमेंट की बात की जाए तो अगर इंपेयरमेंट मिल जाती है, अगर इंपेयरमेंट हो जाती है, आपको दिखा कि हाँ इंपेयरमेंट है, तो अब आप क्या करोगे, आप पहले निकालोगे उसकी प्रॉपर रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट निकालने के बाद आप एसेट को उस रिकवरेबल अमाउंट पे लिखोगे और जो इंपेयरमेंट है उसको बुक कर लोगे, जिसको आप P&L में लेके जाओगे। और हमारी एंट्री यहाँ पे क्या बन रही थी, डेबिट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट एसेट, डेबिट इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट एसेट, ये हमारी कल की एंट्री थी। जाना इंपेयरमेंट लॉस में P&L में है, लेकिन यहाँ पे एक और एक्सेप्शन आ गई। वो एक्सेप्शन ये थी कि अगर उस जिस एसेट के इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया, उस एसेट का पहले ही OCI में, SOCI में, रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ गेन पड़ा हुआ है, तो पहले वो लॉस उस गेन को खाएगा। अगर गेन पूरा खत्म हो जाए फिर बाकी लॉस ऊपर वाला P&L में आएगा, और अगर वो लॉस उस गेन से कम ही है तो वो सिर्फ OCI में जाके उतना नेट ऑफ हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमने किए थे, और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल दिया था जिसके बाद मैंने क्लास को एंड कर दिया था। एक मीटिंग थी मेरे, कुछ मिलने आए थे कुछ लोग, जिस वजह से मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को कल की क्लास में नहीं करवा सका। तो आज हम इसको करते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आज का लेक्चर तो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसलिए आज के लेक्चर में मोटिवेशन से देखें और कल का लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर से पूरा करें। ठीक है, तो लेट स्टार्ट। कल का क्वेश्चन ये था कि एसेट वाज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2001। 2001 में एक एसेट को खरीदा गया 1 लाख में। लाइफ वाज 10 ईयर्स, 10 साल की लाइफ थी एट दैट पॉइंट। ऑन 31 दिसंबर 2003, इसका मतलब 3 साल बाद, 3 साल बाद कंपनी रीवैल्यूड द एसेट टू 85,000, तो विद द रिमेनिंग सेम लाइफ। अच्छा, पहले यहां तक की गेम समझते हैं, यहां तक की गेम समझते हैं कि 1 जनवरी 2001 को तुमने एक एसेट परचेज किया, और परचेज किया 1 लाख का, लाइफ उसकी है 10 साल। अब 3 साल गुजर गए, 31 दिसंबर 2003 आ गया, 31 दिसंबर 2003 आ गया।
31 दिसंबर 2003 आ गया, 3 साल गुजर गए। अब 3 साल बाद के बाद वो कह रहा है कि इसे उसी एसेट की जो रीवैल्यूएशन हुई और लाइफ कितनी हो गई है, मतलब सॉरी वैल्यू कितनी हो गई, 85,000। यानी यहाँ पे उसकी मार्केट वैल्यू 85,000 है। ये मैं क्यों इतना कंसर्न हूँ कि ये 85,000 यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखना है कि कहीं गेन तो नहीं हुआ। क्योंकि गेन होने के बाद अगर इंपेयरमेंट लॉस होगा तो पहले वो उस गेन को खाएगा। तो 3 साल तक देखते हैं, यहाँ तक 3 साल गुजरे हैं, यहाँ तक 3 इयर्स गुजरे हैं, तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारे एसेट की एज पर आवर वैल्यूज, एज पर द कॉस्ट मॉडल हमारी वैल्यू कितनी थी एसेट की, तभी पता चलेगा गेन कितना हुआ। तो 1 लाख का एसेट था, कॉस्ट है 1 लाख, जब हमने खरीदा कॉस्ट थी 1 लाख। 3 साल गुजर चुके हैं, 10 साल लाइफ है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगी 3 साल की किस तरह, 1 लाख टोटल वैल्यू है, 1 लाख उस एसेट की टोटल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 10 साल इंटू 3 साल। अगर देखा जाए तो 30,000 का एसेट ऑलरेडी 3 साल में डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है। लेकिन 30,000 का एसेट ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुका है, तो हमारे मुताबिक आज कैरिंग अमाउंट थी 70,000। हमारे मुताबिक, हमारी कैलकुलेशन, नॉर्मल कैलकुलेशन के मुताबिक हमारी वैल्यू थी 70,000। लेकिन जब हमने लगाया उसका रेट मार्केट में तो पता चला 85,000 की मार्केट वैल्यू है। यानी यहां पे हमने क्या किया, एक रीवैल्यूएशन गेन निकाल लिया, रिवॉल्यूशन गेन हमें उस एसेट पे हो गया। अब एसोसिएट ई की बात की जाए तो इसमें जहां रिवॉल्यूशन रिजर्व होता है वहां पे इस एसेट का 15,000 का गेन पड़ा हुआ है। 15,000 का गेन हम यहाँ पे ले गए, रिवॉल्यूशन रिजर्व में 15,000 का गेन ले गए। हमारे ध्यान में है कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक एसेट है जिसका रिवॉल्यूशन गेन उस एसोसिएट ई में रिवॉल्यूशन रिजर्व के अंडर लिखा हुआ है। अब आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, एट 31 दिसंबर 2005, यानी 2 साल बाद, यहां से ऑनवर्ड, ये जो जहां पे गेन हुआ था उससे आगे 2 साल बाद 2005 में, अब ये साल आपके जेहन में होना चाहिए 2005, कंपनी इंडिकेटेड द इंपेयरमेंट हिंट, कंपनी को कोई इंपेयरमेंट हिंट की इंडिकेशन हुई, पता चला कि शायद इंडिकेटर कोई आया, कोई भी एक्सटर्नल इंटरनल जिससे उनको आइडिया हो इंपेयरमेंट हो सकता है। फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट दैट पॉइंट वाज 45,000। फेयर वैल्यू कितनी है, 45,000। कॉस्ट टू सेल कितना है, 5,000। वैल्यू ऑफ यूज कितना है, 42,000। अब मसला क्या है, अब मसला क्या है, मसला ये है कि कंपनी को इंडिकेट हुआ कि 2 सालों के बाद, अगर मैं इरेज करके टाइमलाइन या प्रॉपर शो करूं, इसको मैं ये वाली थिंकिंग को इरेज करूं ताकि मैं टाइमलाइन को प्रॉपर शो करूं, तो यहां से 2 साल ऑनवर्ड मजीद गुजरे, और अब जो डेट आ गई है, अब जो डेट है जिस डेट पे हम खड़े हैं वो है 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर दो, इस दिन उनको इंपेयरमेंट हिंट मिला। अब इंपेयरमेंट का हिंट जिस दिन मिलता है उस दिन आप उस एसेट की कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट देखते हो, कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट देखते हो। हम रिकवरेबल अमाउंट में बाद में बात करेंगे, वो हमें आगे यहां से लाइन में इजीली पता चल जाएगा, वो तो ऑलरेडी गिवन है, वो मसला नहीं है। मसला ये है कि पहले कैरिंग वैल्यू तो पता चले इस दिन की, पहले पता तो चले कि 2005 में उस एसेट की कैरिंग वैल्यू कितनी थी 31 दिसंबर को, उस दिन की वैल्यू। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बड़ी गलती यहां पे क्या करेंगे, एक बड़ी गलती स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उनकी कैरिंग वैल्यू 70,000 निकली, हमने मार्केट वैल्यू 85,000 ली, वो समझेंगे कि 85,000 को ही हमें रिकवरेबल अमाउंट से मैच करना है, जबकि 85,000 तो वो वैल्यू है जो 2003 को आई थी। हमें इंपेयरमेंट की जो हिंट मिल रहा है वो मिल रहा है 2005 में। तो हमें क्या करना होगा, ये जो 2 साल का डिफरेंस है, हमें इस 2 साल पे भी डेप्रिसिएशन लगानी पड़ेगी, ताकि हम इससे ऑनवर्ड देख देख सकें कि इस पॉइंट पे अब कैरिंग वैल्यू क्या है। हमें चाहिए 2005 वाले दिन की कैरिंग वैल्यू, हमें चाहिए 2005 वाले दिन की कैरिंग वैल्यू। अब 2005 वाले दिन की कैरिंग वैल्यू इस तरह मिलेगी, वेट अ मिनट, 1 मिनट स्टूडेंट, जरा स्क्रीन जो है ना वो, मुझे एक दफा कंफर्म करो स्क्रीन क्लियर शो हो रही है, एक दफा कंफर्म करो स्क्रीन क्लियर शो हो रही है, जरा ये बता दो मुझे। चलो ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह रहा था कि हमें इस दिन 2005 वाले दिन की कैरिंग वैल्यू चाहिए।
अब हमने मार्केट वैल्यू 85,000 लगा ली, लेकिन चूंकि ये नॉर्मल एसेट है और रीवैल्यूएशन गेन के बाद भी अगर फॉर एग्जाम्पल दोबारा से आपने एक मार्केट वैल्यू निकाल ली, उससे ऑनवर्ड आप चल रहे हो, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी, आप उस एसेट को यूज कर रहे थे। IAS 16 में रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन मॉडल के मुताबिक अगर आप मार्केट वैल्यू पे एसेट को लिख भी लेते हो, स्टिल आपको आगे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, तो 2 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। किस तरह? अब हमें पता है कि यहां तक तो 3 साल लाइफ गुजर गई थी, टोटल लाइफ थी एसेट की कितने साल, ये लिखा हुआ है 10 साल। कितना लिखा हुआ है ये देखो, एसेट की लाइफ कितनी थी, 10 ईयर्स। और आगे वो कहता है कि रिवॉल्यूशन के बाद आगे रिमेनिंग सेम लाइफ है। रिमेनिंग सेम लाइफ का मतलब ये है कि 3 साल अगर गुजर गए इस पॉइंट पे रिवॉल्यूशन हुई, तो रिमेनिंग 7 साल हैं। तो अभी 85,000 जब मार्केट वैल्यू इंडिकेट हुई थी, उससे ऑनवर्ड 7 साल थे, तो हम उसके मुताबिक डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हमारी यहाँ पे मार्केट वैल्यू तो थी हमारी 85,000, मार्केट वैल्यू तो हमारी इस पॉइंट पे 2003 पे 85,000 थी, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अभी 2 साल गुजरे ना 7 सालों में से, तो किस तरह निकालेंगे 85,000, और हमारे पास रिमेनिंग लाइफ ऑलरेडी 7 ईयर्स थी, उसमें से सिर्फ 2 साल अभी गुजरे हैं, 2003 से 2005 सिर्फ 2 साल अभी गुजरे हैं। तो अगर हम ये कैलकुलेट करें तो 85,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, ये आएगा 24825। 85,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 2, 24285 या 24286 तकरीबन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 24286, ऑलमोस्ट ये आ रही है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो हमें कैरिंग अमाउंट मिल जाएगी इस दिन की, जिस दिन हमें इम्पेयरमेंट का रिव्यू करना है। इसको 85,000 में से माइनस करते तो ये आएगा 60714। 60714 ये हमारी कैरिंग वैल्यू आ गई है इस दिन की, 60714। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर है? पहले कंफर्म करो यहां तक क्लियर हो गया कि हमें 2003 तक तो पहले मार्केट वैल्यू निकाली, वो इसलिए निकाली ताकि रिवॉल्यूशन गेन निकाल सके, वो हमने 15,000 निकाल दिया। फिर 2 साल मजीद गुजर गए तो हमने उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाई। उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी है ताकि डेप्रिशिएट करके देखे तो सही कि जिस दिन इंपेयरमेंट रिव्यू करना है उस दिन क्या कैरिंग वैल्यू थी, वो हमारे पास 60714 डेप्रिसिएशन के बाद आई। यहां तक सबको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। यहां तक अगर सबको क्लियर है तो एक मरतबा यस लिख दो। अगर किसी को इशू है पूछ लो, अगर किसी को किसी भी पॉइंट पे इशू है पूछ लो, साथ ही पूछ लो, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। देखो सब यस कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें भी समझ आ गया। कहीं इशू हो तो पूछ लो। क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। अगर क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। जल्दी जल्दी फौरन बताओ ना यार, ताकि आगे चले। फौरन बताओ ताकि आगे चलें। अच्छा, अब अब सिनेरियो कुछ हुआ कि आपको पता चल गया कि आपको यहां तक पता चल गया, यहां तक एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू 60714 है। अब हमें देखना है कि आपके एसेट की रिकवरेबल अमाउंट कितनी है उस दिन। रिकवरेबल अमाउंट 2005 पे कितनी है वो हमें पता चलेगा। वो हमें पता चलेगा अपने एसेट की रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ देके, किसका? एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, एक तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का, और दूसरा वैल्यू इन यूज को देख के। अब इसके लिए हम क्वेश्चन में देखते हैं, इसको मैं थोड़ा साइड पे कर रहा हूं ताकि हम यहाँ पे रिकवरेबल वैल्यू निकाल सकें, इसको हम बाद में देख लेंगे। अब रिकवरेबल अमाउंट में हमें पता है, हमें देखना है लोअर ऑफ, हायर ऑफ, सॉरी हायर ऑफ देखना है। हमें देखना है हायर ऑफ, हायर ऑफ के क्या क्या हायर ऑफ, पहली चीज वैल्यू ऑफ यूज, वैल्यू ऑफ यूज। दूसरी चीज फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। अगर आप यहां देखो तो उसने लिखा हुआ है, कह रहा है फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एट दैट पॉइंट वाज 45,000 एंड कॉस्ट टू सेल वाज 5,000। तो इसका मतलब हमारे पास ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया। 45,000 हमारी फेयर वैल्यू है उस दिन जिस दिन इंपेयरमेंट रिव्यू हुआ, माइनस कॉस्ट टू सेल है 5,000, कॉस्ट टू सेल है 5,000, तो ये हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 40,000। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ गया 40,000। और वैल्यू ऑफ यूज की अगर बात करें तो वैल्यू ऑफ यूज वो कह रहा है वैल्यू ऑफ यूज वाज 42,000, वैल्यू ऑफ यूज वाज 42,000। अब हमें पता है कि हमारी रिकवरेबल वैल्यू होती है दोनों में से हायर ऑफ, तो हम इसको चूज करेंगे। हम वैल्यू ऑफ यूज 42,000 को चूज करेंगे, हम 42,000 को चूज करेंगे। हमें पता चल गया कि रिकवरेबल अमाउंट है 42,000। अब हमारे पास कैरिंग वैल्यू भी है, हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट भी है, और हमें पता है कि इन दोनों का डिफरेंस ही इंपेयरमेंट है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेते ना, दोनों का डिफरेंस ले लो। क्योंकि कैरिंग वैल्यू अब ज्यादा है, 60714 माइनस 42,000, ये आ गया 18714 हमारा टोटल इंपेयरमेंट आ गई। टोटल इंपेयरमेंट आ गई। यहां तक क्लियर हो गया तो यस लिखो। ये जो मैंने टोटल इंपेयरमेंट निकाली यहां तक क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा।
अभी आगे देखना है पीएनएल और ओसीआई की गेम, लेकिन यहां तक क्लियर है, इंपेयरमेंट निकाला जहां तक, वहां तक क्लियर है सबको। जल्दी से बता दो स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपको पता है कि आपकी इंपेयरमेंट ये आ गई। अब यहाँ पे बड़ा रूल है, यहाँ पे रूल वो वाला जो हम देखना है। इंपेयरमेंट का जो मेन घर है ना, मेन घर है वो है पीएनएल। इंपेयरमेंट का मेन घर है पीएनएल। लेकिन अगर कुछ उस एसेट पे पहले ही कुछ गेन हो तो कुछ अमाउंट, उतनी अमाउंट ओसीआई में जाएगी जितना गेन वहां पड़ा हुआ है, बाकी आगे पीएनएल में जाएगा। अगर हम देखें तो इस सेम एसेट पे ऑलरेडी 15,000 जो है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में पड़ा हुआ था। इस एसेट पे जिस पे आज तुम्हें इंपेयरमेंट लॉस हो रहा है 18,714 का, इस इसी सेम एसेट पे 15,000 का रिवॉल्यूशन रिजर्व ऑलरेडी पड़ा हुआ था। तो हम इस एसेट के जितना इंपेयरमेंट लॉस है उसमें से पहले तो रिवॉल्यूशन रिजर्व को खाएंगे, तो हम बोलेंगे कि ओसीआई में इंपेयरमेंट कितनी जाएगी, 15,000, जो इसको खत्म कर देगी, जो इस गेन को खा जाएगी, चूस लेगी। और दूसरी साइड पे बाकी बाकी कितना है, 3714 का जो इंपेयरमेंट लॉस है वो जाएगा हमारा पीएनएल में। ठीक है, हमारी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट पीएनएल 3714, डेबिट ओसीआई डिवैल्यूशन रिजर्व जो हुआ है 15,000, और क्रेडिट एसेट 18,714। ये हमारी फाइनल एंट्री बनी। इसको मैं छोटा करके दिखा रहा हूँ, ये देखो जरा, एक दफा सारा क्वेश्चन प्रॉपरली देखो। ये वाला पार्ट इसका नहीं है, ये वाला पार्ट कल वाले क्वेश्चन का है। देखो जरा सोल्यूशन और बताओ क्लियर है सब स्टूडेंट्स, एक मरतबा देख के बताओ। ये कल मैंने दिया था क्वेश्चन, ये कल वाला ही क्वेश्चन है जिसपे मैं क्लास एंड करके छोड़ गया था। ये वही क्वेश्चन है, उसी का सोल्यूशन क्या है, एक मरतबा देखो और बताओ क्लियर है सबको। सबको क्लियर है, एक दफा बता दो यार। कल यही आंसर था स्टूडेंट्स का, कल आंसर यही था, जिसका ये सेम आंसर था, जरा बताओ यस यही आंसर था। जिसका यही आंसर था कल, जरा बताओ यही आंसर था अगर। बड़ी बात है यार, यस यस आ रहे हैं, क्या बात है। नाइस हो गया, गुड हो गया। तुम लोगों को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा भाई, तुम लोगों ने, क्या बात है, बिल्कुल ठीक किया कल। ग्रेट यार, ग्रेट, वेरी गुड। जिनका सेम नहीं भी था थोड़ा बहुत गलती भी थी, नो इशू। देखो, ट्राई करना जरूरी होता है। ट्राई करोगे ना, गलत भी होगा, कोई मसला नहीं है। ट्राई करने से एटलीस्ट जब तुम बाद में समझोगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी गलती यहाँ है। लेकिन मुझे डर लगता है ऐसे स्टूडेंट से जो ट्राई ही नहीं करते। उनके लिए एसी से थोड़ा मुश्किल है। ये जो बोलते हैं ना लोग एसी से मुश्किल, अक्सर लोग कहते हैं यार एसी से बड़ा मुश्किल है। सीनियर्स बोलते हैं ओह इतना मुश्किल पेपर्स, ओए होए होए। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो ट्राई नहीं करते, ये बात याद रखना हमेशा, ये बात हमेशा याद रखना उन उस बच्चे से। कि आप, जो बच्चा आपको बोलेगा ना एसी से मुश्किल है, उस बच्चे का क्लासेस लेने का पैटर्न देख लेना, आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे उसको मुश्किल क्यों लग रहा है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक हमारा ये कॉन्सेप्ट पूरा हो गया कि इम्पेयरमेंट जब कैलकुलेट होती है तो उसमें कितना हिस्सा ओसीआई में और क्या पीएनएल ट्रीटमेंट होगा, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया। हमारा यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा, डबल एंट्री एक्सप्लेन कर दूं, मैं कर देता हूँ डबल एंट्री भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, डबल एंट्री मैंने ऐसे बनाई है। आपको पता है कि वैसे तो एसेट 18,714 से नीचे गया, तो ये तो कंफर्म है कि एसेट ने क्रेडिट होना है 18,714, ये तो कंफर्म हो गया, ये तो कंफर्म है कि एसेट कम होगा। अब दूसरी साइड से हम सारा का सारा ये नहीं कर सकते ना कि आप बोलो कि अगर हम, आपके दिन में है कि इंपेयरमेंट लॉस डेबिट होता है, हुआ इंपेयरमेंट लॉस ही डेबिट है। लेकिन हमें, जब भी कोई चीज किसी भी क्लास में जा रही होती है ना, जैसे पीएनएल की चीज है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते कि डेबिट इंपेयरमेंट लॉस सिंपल 18,714, क्योंकि देखने वाले को कैसे पता चलेगा कि ये इंपेयरमेंट लॉस डेबिट कहाँ हो रहा है, पीएनएल में हो रहा है या ओसीआई में हो रहा है। क्लास कैसे बनेगी अगर सारा लिख दूंगा, तो इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं पीएनएल का और ओसीआई का जो कंपोनेंट है वो अलग शो करूं। डेबिट इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल, वो बस उसकी जगह मैंने इंपेयरमेंट लॉस नहीं लिखा, डायरेक्ट बता दिया कि पीएनएल में जाके डेबिट होना, तो ऑटोमेटिकली पीएनएल में जाके हर एक्सपेंस डेबिट ही होता है। और ओसीआई जो एसओसीआई ई में रिजर्व है, वो हर रिजर्व कम कम होने पे, क्योंकि कम ही हो रहा है ना 15,000, कम होने पे डेबिट ही होता है, क्योंकि ओसीआई की, एसओसीआई ई की अपनी नेचर क्रेडिट होती है। तो वही मैंने लिखा था, पीएनएल 3714 और 15,000। अब उसको मैं इंपेयरमेंट लॉस लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखने वाले को पता चल जाएगा कि इस एसेट इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से पीएनएल और ओसीआई इतना इतना इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। अभी ऐसे ऐसे आप लोगों को ये चीज पता है क्यों सीखनी है, मैं बताता हूँ। पढ़ाने को मैं डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ।
इम्पेयरमेंट लॉस लिख दूं, इम्पेयरमेंट लॉस। ऐसे मैं आपको क्यों पीएनएल और ओसीआई बहुत ज्यादा नाम लेके बात कर रहा हूँ, एंट्रीज में भी वो डाल रहा हूँ, ताकि जब आप कल को पीएनएल बनाओ तो आपको ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है उसकी एंट्री पता हो जा कहाँ रहा है। आप कल को फाइनल अकाउंट बनाते हो, आप जब बना रहे फाइनल अकाउंट्स, इंपेयरमेंट का क्वेश्चन बीच में ट्रीटमेंट आती है, तो अगर मैं आप लोगों को ये पीएनएल और ओसीआई ज्यादा क्लियर नहीं करता या लिखता नहीं एंट्री में, तो आप कल को एंट्री बना के कैसे पुट करोगे वहां पे, सिर्फ इसलिए। वैसे नॉर्मल लॉजिक यही है कि हो रहा है एम्पेयरमेंट लॉस ही डेबिट रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा पीएनएल के कुछ ओसीआई का वो अलहदा शो करना है। ठीक है इब्राहिम? इब्राहिम क्लियर है? बिल्कुल ऐसे ही रीवैल्यूएशन अगर नहीं होगी तो फिर तो आप लोगों की टेंशन ही खत्म है ना। अगर किसी सवाल में रीवैल्यूएशन रिजर्व है ही नहीं, गेन है ही नहीं, तो फिर तो सिंपल डेबिट पीएनएल, इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट एसेट, सिंपल। ठीक है लीजा, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये तो ओसीआई की गेम आएगी ही तब, ओसीआई की गेम आएगी तब जब रीवैल्यूएशन गेन होगा, नहीं होगा टेंशन ही क्या है, पर चल मारो यार, जिंदगी आसान है। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रिवर्सल ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस। सर आपने कहा कि एक एसिड जो है वो इम्पेयरमेंट का, उसका जब इंडिकेशन मिलती है तो इम्पेयरमेंट की इंडिकेशन के बाद हम देखते हैं कितना इम्पेयरमेंट हुई, तो हम उसकी रिकवरेबल अमाउंट और सारी चीजों में खच मच में मत पड़ते हैं और सारा कुछ करके निकालते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। फिर आगे एक और खच ये भी है कि पीएनएल और ओसीआई बड़ी, आप आगे ले के गए, अब आपने अगला टॉपिक लगा दिया कि जहां गए हो वहां से वापस आ जाओ। तो यार मजबूरी है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। कभी कभार क्या होता है कि इम्पेयरमेंट लॉस का रिवर्सल हो जाता है, रिवर्सल हो जाता है, चलो समझते हैं। इंपेयरमेंट क्या ये लिखा है, प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर। यानी इंपेयरमेंट आपने बुक की, इंपेयरमेंट बुक की, आगे आपको इस चीज की प्रेडिक्शन आ गई, इस चीज का पता चल गया या आइडिया हो गया या इंडिकेशन मिल गई कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, बट सम टाइम एक्चुअल इवेंट्स टर्न आउट टू बी बेटर। आप जब इंपेयरमेंट बुक कर रहे होते हो, खुद ही सोचो, खुद ही सोचो, आप जब इंपेयरमेंट बुक कर रहे होते हो, कैरिंग वैल्यू और रिकवर, मैं पिछली टॉपिक को अगले टॉपिक से रिलेट करूंगा, ठीक है। आप लोग जब इंपेयरमेंट बुक कर रहे होते हो तो आप कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट निकालते हो, आप कहोगे हाँ हम निकालते हैं। दूसरी चीज, आप ये देखते हो रिकवरेबल अमाउंट क्या, हायर ऑफ वैल्यू ऑफ यूज, सारी चीज निकालते हो। अभी जो वैल्यू ऑफ यूज निकालते हो, या आप दूसरी साइड पे ये फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकालते हो, अभी जो वैल्यू ऑफ यूज है ये तो फ्यूचर को देख के होता है ना, कि फ्यूचर में इतने कैश फ्लोज आएंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ली, वैल्यू ऑफ यूज ये है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ये है, हायर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट आ गई, रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू मैच हुई और हायर ऑफ चला गया इंपेयरमेंट में। होता तो यही कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन में सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने। अब कभी कभार ये होता है कि जो आप प्रेडिक्ट कर रहे होते हो ना कि यार ये एसेट कल को हमें इतना फायदा देगा, एक्चुअल में बेहतर हो जाता है, एक्चुअल में उसका बुरे हालात नहीं चलते, एक्चुअल में बेहतरी आ जाती है। तो प्रेडिक्शन एम्पेयरमेंट जब आप बुक करते हो, प्रेडिक्शन करते हो कि व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर, बट समटाइम्स एक्चुअल इवेंट्स टर्न्स आउट एक्चुअल इवेंट्स टर्न आउट टू बी बेटर, एक्चुअल इवेंट्स बेहतर हो जाते हैं, यानी एक्चुअली आप बेहतर कर लेते हो उसमें। अब आपने टाइम गुजार लिया, आपको अब पता चल रहा है कि आपने बेहतर कर लिया, तो अब पता क्या मसला है, अब स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एक्चुअल इवेंट बेहतर हो गए तो आपको जो इंपेयरमेंट आपने पहले बुक की थी, जो इंपेयरमेंट आपने पहले बुक की थी, आपको उसको रिवर्स करना होगा। आपको उसको रिवर्स, आपने जो बुक की थी ना इंपेयरमेंट, आपने उस वक्त पीएनएल में डाली एक्सपेंस में, जहां रिवोल्यूशन गेन था वहां ओसीआई एसओसीआई को भी नहीं छोड़ा, आपने दोनों का बेड़ा गर्क कर दिया, इंपेयरमेंट लॉस लॉसो लॉस कर दिया सब कुछ। लेकिन मसला क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद पता चला कि हालात तो बेहतर है, हम तो उस वक्त प्रेडिक्शन ही गलत कर रहे थे, क्योंकि प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए स्टैंडर्ड इसमें रिलैक्सेशन दे रहा है। वो आपको ये नहीं कह रहा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं, वो कह रहा है ठीक है आपकी प्रेडिक्शन एक गलत हो गई, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, 3-4 साल बाद आपको पता चला कि एक्चुअल इवेंट्स बेटर हैं। अब एक्चुअल इवेंट्स अगर बेटर है तो आपके जहन में ये आ सकता है ना कि यार हमने उस वक्त रिकवरेबल अमाउंट कम ली थी कैरिंग वैल्यू से, लेकिन एक्चुअल इवेंट्स इतने बेहतर थे कि मैं आपको अंदाजा हो कि यार उस वक्त की कैरिंग अमाउंट कम ही होनी थी रिकवरेबल वैल्यू से। अब आपके जहन में ये आ गया है, तो वहां पे फिर रिवर्स करना जरूरी है। अच्छा, रिवर्स करना जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं, मतलब ये नहीं है कि आप उठा के जो वैल्यूज को रिवर्स कर दो, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अभी देखते हैं क्या करना है। तो अब अगर आपको ये पता चल गया, ये इंडिकेशन हो गई है कि यार ये रिवर्स होना चाहिए, तो अब आपने करना क्या, ये लाइन लिखी हुई है, लिखा हुआ है रिकवरेबल अमाउंट इज रीकैलकुलेटेड। आप इस पॉइंट पे आके रिकवरेबल अमाउंट दोबारा से निकालोगे। आपको यही है ना कि आपने देखा, आपने ये देखा कि हालात बेहतर हो गए, आप इस पॉइंट पे आके रिकवरेबल अमाउंट फिर से निकालोगे।
एंड प्रीवियस रिटन डाउन इम्पेयरमेंट इज रिवर्स, और पहले जो आपने रिटन डाउन यानी कि लिखा था, कम वैल्यू पे लिखा था एसेट को, उसको रिवर्स करना पड़ेगा। यानी सिंपल आसान लफ्जों में कि अगर आपको एक्चुअल में पता चला कि नहीं यार हालात खराब नहीं है, हमने उस वक्त जो प्रडिक्शन की थी कि यार इम्पेयरमेंट है तो आगे इतना फायदा नहीं होगा, तो हमने रिकवरेबल अमाउंट कम ले ली, लेकिन एक्चुअल में हालात बेहतर हुए, आपने कहा नहीं यार रिकवरेबल अमाउंट आप दोबारा निकालोगे, एक तो आप रिकवरेबल अमाउंट दोबारा निकालोगे, और दूसरा दूसरा आपने जो वैल्यू रिटर्न लिखी थी उसको आप रिवर्स करोगे। अब ये कैसे करेंगे, क्या स्टेप्स हैं, ये एक एक करके समझने हैं। आप लोगों ने कोई भी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, आप लोगों ने मुझसे आगे नहीं जाना, यानी आपने पहले नहीं सोचना कि क्या। अभी मुझे आइडिया कि आपके जहन में बहुत से स्टूडेंट्स के में आ रहा होगा रिवर्सल जो है ना वो, अच्छा वो फिर कैसे करेंगे, जो वैल्यू थी उसको वापस एसेट को हम ले देंगे, डेबिट कर देंगे, उसको हम एक्सपेंस को कम कर देंगे। अभी नहीं, जितना जहां तक बता रहा हूं उतना समझो। रिवर्सल में क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट दोबारा कैलकुलेट होगी, मेरे पॉइंट के साथ रहो, रिकवरेबल अमाउंट पहले होगी। दूसरी चीज, जो वैल्यू रिटर्न डाउन की थी, कम लिखी थी, कम करके लिख दी थी, उसको रिवर्स करेंगे। ये दो बातें हमारे जहन में आ गई। अब किस तरह ये होगा, इसके ये प्रॉपर स्टेप्स हैं, हम पहले स्टेप्स पूरे समझेंगे, फिर हम एक कैलकुलेशन एक क्वेश्चन करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें रिवर्सल का सिनेरियो समझ आ जाएगा। मुझे बताओ यहां तक की गेम, यहां तक बात समझ आई है, स्टोरी क्या है, आगे स्टोरी में होना क्या है, ट्विस्ट क्या है, वो देखेंगे कैलकुलेशन में। यहां तक समझ आया तुम लोगों को कि बात मैं क्या कर रहा हूं, बात समझ आ गई है, जो मैं कर रहा हूं वो समझ आ गई है, जरा कंफर्म करो। मैं एक क्विक रिव्यू दे रहा हूं। कभी कभार ये होता है, कभी कभार ये होता है कि एक एसिड जो आप इंपेयर कर चुके होते हो, बाद में जाके पता चलता है यार इंपेयरमेंट होना ही नहीं चाहिए था। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ, इंपेयरमेंट होना ही नहीं चाहिए था, हमारी कोई प्रोडिक्शंस गलत थी, इसलिए हमें वहां पे जाके इंपेयरमेंट को रिवर्स करना है, बस ये बात है इतनी सी। आगे किस तरह करना है उसको देखते हैं। ठीक है, ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये वाला स्टार लगा के, अभी इसकी टेंशन ना लो, ये मैंने आगे कैलकुलेशन में करना ही है, ये मैंने कैलकुलेशन में करना ही है, ठीक है। अच्छा, अब जरा गौर से पहली चीज, पहली चीज, आप जब एक चीज इंपेयरमेंट हो जाती है ना, इंपेयर हो जाता है एक एसेट, तो आप एनुअली रिव्यू करते हो रिवर्सल का भी, जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि एनुअल रिव्यू होता है कि इंपेयरमेंट तो नहीं हुई। और अगर किसी एसेट पे इंपेयरमेंट हो गई है ना, तो पहला पॉइंट तो ये होता है कि आपको कैसे पता चला रिवर्सल होगा। इंडिकेटर्स हैं इसके, इंडिकेशन होती है, लेकिन आपको एनुअली रिव्यू करना होता है। पहली चीज कि कहीं रिवर्सल तो नहीं हो गया, कहीं एसेट जो हम सोच रहे थे इतना बेड़ा गर्क हुआ, एसेट का इतना बेड़ा गर्क चाहे ना हुआ हो, आपका बेड़ा गर्क हुआ, आपके कॉन्सेप्ट्स का बेड़ा गर्क हुआ हो, तो मसला मसला हो गया हो, आपने कैलकुलेशंस गलत लिख दी हो, तो पहली चीज तो आप एनुअली रिव्यू करते हो कि रिवर्सल हुआ तो नहीं है। पहली चीज, अगर रिवर्सल हो जाता है, अभी कैलकुलेशंस नहीं आई, अभी कैलकुलेशंस वो मेरा काम है करवाना, अभी सिंपल ये समझो, अगर रिवर्सल हो जाता है, अगर रिवर्सल हो जाता है, तो रिवर्सल कहां जाएगा, रिवर्सल को आप ट्रीट करोगे इनकम के तौर पे। आवाज कट रही है, एक मिनट। मुझे कंफर्म करो आवाज, मुझे अब कंफर्म करो आवाज क्लियर आ रही है, एक दफा कंफर्म करो अब आवाज क्लियर आ रही है। सारे स्टूडेंट्स कंफर्म करो, सारे स्टूडेंट्स कंफर्म करो। चलो गुड हो गया। अच्छा, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप लोगों ने पहली चीज जो है ना वो एनुअली रिव्यू करना होता है रिवर्सल का भी, जिस तरह आप इस तरह इस चीज को रिव्यू करते हो ना, जिस तरह आप इस चीज को देखते हो कि यार कहीं इंपेयरमेंट तो नहीं हो गई, इसी तरह अगर कोई एसेट ऑलरेडी पास्ट में इंपेयर्ड है, तो आप उस चीज को अभी हर साल रिव्यू करोगे, कहीं रिवर्सल तो नहीं हो गया, कहीं वापसी तो नहीं हमें रिवर्स करना। और अगर रिवर्सल हो जाता है, अगर आपको लगा हाँ यार रिवर्सल तो हो गया, होगा, यानी रिवर्स करनी पड़ेगी आपको इंपेयरमेंट, ये तो इंपेयरमेंट थी ही नहीं, ये तो हमने गलत प्रोडिक्शन की थी, ये तो हमें अच्छा बल्कि ज्यादा रिकवरेबल अमाउंट देने लग गया है, ये तो मजीद अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया, ये तो पहले से उम्मीदों से भी बेहतर हो गया है। तो अब अगर रिवर्सल है, तो मैं ये बता रहा हूं, रिवर्सल की कैलकुलेशन अभी देखते हैं, लेकिन रिवर्सल में मैं बता रहा हूं कि रिवर्सल में आपको क्या करना है, आपको इनकम ट्रीट करनी है उस रिवर्सल को पीएनएल में। आपने जिस तरह, जब इम्पेयर सिंपल आसान सा सीन है ना, जब इंपेयरमेंट हुई थी तो हमने कहा था इंपेयरमेंट का घर क्या है, आपने कहा पीएनएल, आपने कहा पीएनएल, ऐसा ही है। तो जब रिवर्सल होगा, तो रिवर्सल को भी हमने कहाँ देखना है, रिवर्सल को भी हमने कहाँ देखना है, पीएनएल में। हाँ, लेकिन अगर इंपेयरमेंट में पहले ओसीआई बुक किया था, पहले ओसीआई के खिलाफ किया था, ओसीआई को जाके वहां जाके रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ पंगा किया था,
तो फिर रिवर्सल में भी पहले पहले रिवर्सल में भी रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर पहले वो अमाउंट वापस डालेंगे। जिस तरह अभी हमने सवाल किया, 15,000 हम लेके गए रिवैल्यूएशन रिजर्व में, ऐसा ही है 3714 लेके गए पीएनएल में, 15,000 रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके गए, क्यों? क्योंकि उसी एसेट पे 15,000 का रिवैल्यूएशन गेन पड़ा हुआ था। अब अगर उसी एसेट पे रिवर्सल हो जाता है तो पहले 15,000 वापस करना है उसी एसोसिएट को। जैसे जितना तुम किसी से कुछ चीज ले रहे हो, उतनी ही चीज वापस करनी है। जितनी चीज ले रहे हो उतनी ही चीज, उतनी ही अमाउंट वापस करनी है। ठीक है? किसी के घर से बर्तन में खाना आया, उस बर्तन में उतना ही खाना वापस करना है। ठीक है? इतनी तमीज होनी चाहिए। तो एसोसिएट ई में अगर फॉर एग्जांपल रिवैल्यूएशन रिजर्व में कोई अमाउंट तुमने अगर उस लॉस ने खाई है, तो कल को फिर वापसी करते हुए पूरी अमाउंट पहले उसको देनी है, बाकी फिर पीएनएल में जाएगी। बाकी फिर पीएनएल में जाएगी। ये रिवर्सल का एक असूल ये लिखा हुआ है कि इनकम वो ट्रीट होगा इनकम के तौर पे। जैसे एक्सपेंस था, एक्सपेंस का रिवर्स इनकम होता है। आपको इंपेयरमेंट में रिवर्सल हो गया तो वो इनकम ट्रीट होगा। लेकिन इनकम के बारे में क्या है कि इनकम को पीएनएल में लेके जाना है। और ओसीआई अगर रिवॉल्यूशन गेन वाला केस है, अगर रिवॉल्यूशन गेन वाला केस है तो पहले ओसीआई को, ओसीआई से जितना लिया था गेन उतना वापस करना है, उतना वापस करना है। आगे, आगे, ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉइंट अभी मैं नहीं बताऊंगा। ये कैलकुलेशन होगी तब समझ आएगी। पहले कैलकुलेशन करेंगे, फिर मैं कैलकुलेशन करने के बाद वापस यहाँ आऊंगा। अच्छा, ये देखते हैं, ये दो पॉइंट देखते हैं पहले। ये पॉइंट अभी मैं बताऊंगा, ये टेंशन नहीं है, ये कैलकुलेशन बताऊं कराऊंगा तब बताऊंगा। अगला पॉइंट क्या है? डेप्रिसिएशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शुड बी रिवाइज्ड। अच्छा देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, एक एसेट था। मैं अभी जेनेरिक, अभी डेट्स का नहीं सोचना, अभी जनरल, मैं जनरल एक वैल्यू का पूछ रहा हूँ। अभी ये ना सोचो कि डेप्रिसिएशन। एक एसेट था 100 का था। ठीक है? 100 का था। और इम्पेयरमेंट हो गया, वो 80 का हो गया। रिकवरेबल अमाउंट तो तुमने इसको 80 पे लिख के आगे डेप्रिशिएट करते रहे कई साल। 2-3 साल गुजरे, तुम्हें पता चला रिवर्सल है। रिवर्सल पे तुमने दोबारा उसको 100 पे लिख दिया। हालांकि दोबारा 100 पे नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन भी, लेकिन अभी उसको इग्नोर करो। जस्ट जस्ट लॉजिक समझो, जो एक पॉइंट समझाना है मैंने तुम लोगों को। तुमने वापस उसको सही अमाउंट पे लिख दिया, क्योंकि रिकवरेबल अमाउंट तुम्हें फिर दोबारा से बढ़ा के लिखनी है ना। तो मेरी बात सुनो, तुमने लिखा हुआ था ये 80 से डेप्रिशिएट हो गया, फॉर एग्जाम्पल ये 70 तक आ गया, तुमने वापस 100 पे लिख दिया। अब मुझे बताओ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स जो वापस वैल्यू चलेगी 100, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी, या जो 70 थी उसी पे डेप्रिसिएशन आगे कैलकुलेट करते रहेंगे? बताओ, बताओ जरा बताओ। 70 पे ही करते रहेंगे, या वापसी जब रिवर्सल के बाद रिकवरेबल अमाउंट दोबारा नई वाली आएगी तो उस पे करेंगे? बताओ भाई। हाँ भाई, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, क्या क्या समझते हो? क्या समझते हो? न्यू अमाउंट पे करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स। अच्छा, अलीजा ने बोला 70 पे करेंगे। अलीजा मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। आप ये बताएं कि एक एसिड है जो कि आज 70 पे पहुंच गया, लेकिन हमें रिवर्सल के वक्त पता चला कि नहीं यार, ये 70 का नहीं, ये तो 100 का ही है। तो अब से ऑनवर्ड मैं 70 को ही डेप्रिशिएट करता जाऊंगा, या 100 नई वैल्यू को लूंगा? सोचें जरा, सोचें। 100 पे करेंगे ना, 70 पे नहीं करेंगे। तो न्यू अमाउंट पे करेंगे। ये तो लॉजिकल बात है। तो ये लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन जो अब से जब आपका रिवर्सल हो गया, जब आपका रिवर्सल हो गया, इसका दूसरा मतलब ये है कि आपने एसेट को बढ़ा के अपने प्रॉपर वैल्यू पे लिख दिया, जो उसकी असल औकात है उस पे लिख दिया। जब आप रिवर्सल हो गया तो आपने एसेट को उसकी अपनी औकात पे बढ़ा के लिख दिया। उसकी औकात ज्यादा थी, आपने जरा कम की हुई थी गलती से प्रिडिक्शंस की वजह से, वापस जब अपनी औकात पे लिखा। तो डेप्रिसिएशन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शुड बी रिवाइज का मतलब ये है कि अब से ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन पे दोबारा रिवाइज होगी, दोबारा कैलकुलेट होगी। ये नहीं कि वही डेप्रिसिएशन लेके चलते रहो जो इंपेयरमेंट के दौर में थी। इंपेयरमेंट का दौर खत्म, एसिड की वर्थ ऊपर। अब उस एसिड की ऊपर वाली वर्थ के मुताबिक आगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, ये लिखा हुआ है यहाँ। और लास्ट पे लिखा हुआ है फॉर परचेज गुडविल रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक बिजनेस लिया, तुम्हारे दोस्त का एक बिजनेस था। ठीक है? अव्वल तो दोस्त से बिजनेस लेना नहीं चाहिए, बिजनेस किसी सही इंसान से लेना चाहिए। ठीक है? तुमने अपने दोस्त, तुम्हारा दोस्त का एक बिजनेस था। ठीक है? वो तुम्हें बेचने आया। तुमने कहा ठीक है, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं, मेरी जेब में पूरे 150 रुपए पड़े हुए हैं, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। अब तुमने ना दोस्त से कहा यार कितने का बिजनेस है? ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ, 150 वाली वैल्यू, 150 को 1,500 कर लो। ठीक है? अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे दोस्त का बिजनेस है, वैल्यू कर रहा है डेढ़, फॉर एग्जाम्पल 2,000 पे। ठीक है? उसके नेट एसेट्स 2,000 के। तुमने उसको बोला कि यार ये 2,000 है, ये 2,000 पकड़ो, बिजनेस दे दो। 2,000 पकड़ो, बिजनेस दे दो मेरे पास, 1,500 या 500 मैं बैंक से लेके तुमसे ये बिजनेस खरीद लेता हूँ। तुमने उसे बिजनेस खरीदने गए तो उसने कहा रुक जा, रुक जा, मैंने 5-7 साल काम किए इस पे, मैंने इस बिजनेस की गुडविल बनाई है। तुम पहले दिन ये लेने आते तब भी नेट एसेट्स ये थे, आज भी नेट एसेट्स यही है, लेकिन उस वक्त वर्थ नहीं थी। आज ये कि कस्टमर भागा भागा हमारे पास आता है, आज हमारी वर्थ है, तो गुडविल का पे करो। तो तुमने कहा कितना पे? उसने कहा 500 पर पे कर दो। तुमने 2,500 देके बिजनेस ले लिया।
अब उस एसिड उस बिजनेस के अंदर टोटल नेट एसिड्स पड़े हैं 2,000 के, तुमने 2,500 क्यों दिया? क्योंकि 500 रुपया तुमने ऊपर गुडविल का दिया, नाम का दिया। हुआ ये कि वो गुडविल जो तुमने परचेज की थी वो आज हो गई रिवर्स। जो गुडविल तुमने परचेज की थी वो आज हो गई इंपेयर्ड, सॉरी आज हो गई इंपेयर्ड, उस पर आ गई इंपेयरमेंट। तुमने इंपेयरमेंट बुक कर ली एज पर जैसे इंपेयरमेंट बुक होती है, तुमने इंपेयरमेंट बुक कर ली। गुडविल पे इंपेयरमेंट को आके तुमने गुडविल पे इंपेयरमेंट बुक कर ली। 2-4 साल गुजरे, तुम्हें पता चला नहीं यार, ये इंपेयरमेंट मेरी प्रिडिक्शन गलत थी उस वक्त, इसने तो हमें ज्यादा फायदा दिया है, तो इस पे रिवर्सल कर लेते हैं। तुम रिवर्सल करने जा ही रहे थे, IS-36 ने तुम्हारा हाथ पकड़ा। उसने कहा हम माजरत करते हैं कि परचेज्ड गुडविल पे अगर इम्पेयरमेंट एक दफा बुक कर ली उस पे रिवर्सल पॉसिबल नहीं है। दोबारा ये पॉइंट लिखा है, फॉर परचेज गुडविल रिवर्सल इज नॉट पॉसिबल। ये जहां पे भी आपको कैलकुलेशन में भी अगर परचेज गुडविल पे इम्पेयरमेंट की बात हो रही है और रिवर्सल की बात, इम्पेयरमेंट बुक कर लोगे, रिवर्सल की बात हो रही है आपको कि निकलो कट लो यहां से, हम नहीं यहाँ पे बुक कर सकते, IS-36 अलाउ ही नहीं करता। मुझे बताओ यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं सारे? यहां तक अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है? ये इब्राहिम भाई अपना भाई है, इब्राहिम भाई ऐसे ऐसे सवाल जाता है, उस्ताद परेशान हो जाता है। देखो, इब्राहिम कह रहा है कि रीजन भी तो बताएं, आपने बात बता दिया IS-36 ने गुडविल को जो है वो क्यों नहीं कर। पता है गुडविल ना, पूरे बिजनेस में गुडविल सबसे ज्यादा सेंसिटिव चीज है। पूरे बिजनेस में गुडविल बहुत सेंसिटिव चीज है। आपके बिजनेस का एक दफा नाम खराब हो जाए ना, उसको बढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। एक इंसान है जिस पे कोई इल्जाम लग गया और पता चला कि मुजरिम वही है, उसका नाम मार्केट में खराब हो गया, अब उस पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है अगर वो कल को बेहतर भी हो जाए। ऐसा है कि नहीं है? जितना मर्जी वो नमाजी परहेजगार हो जाए, अवाम का ट्रस्ट उस पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी ऐसा जुर्म किया कि लोगों का ट्रस्ट नहीं जाएगा, हालांकि वो अब बेहतर हो गया। गुडविल का क्या सीन है, ये बिजनेस के बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, गुडविल जो है वो बहुत ज्यादा एक सेंसिटिव चीज है। अगर आज आपको थोड़ा सा शक हुआ कि वो इंपेयरमेंट हुई है, आपने इंपेयर कर दिया, कल को आपने कहा नहीं नहीं इंपेयरमेंट नहीं हुई थी, रिवर्स कर दो, तो आपका स्टैंडर्ड कहता है कि उस वक्त आपको अगर 1% भी शक हुआ था ना आपकी गुडविल खराब हुई है, तो भाई 1% शक होना भी बहुत खतरनाक बात है। इसीलिए आप उसको रिवर्स नहीं करोगे, आप उसी वैल्यू पे लिखे रहने दोगे जिस पे आपने लिखा था। अब सर वो तो इंटरनली जनरेटेड गुडविल भी खराब हो सकता है। वाह यार, इब्राहिम ने उससे भी बड़ा सवाल पूछा कि सर आपने परचेज गुडविल को तो गालियां शालियां निकाल दी, उसके साथ तो जुल्म किया, आपने परचेज गुडविल के साथ तो ऐसा किया, मुझे कोई बता सकता है स्टूडेंट, ये जो इसने इस क्वेश्चन पूछा है कि इंटरनल जनरेटेड गुडविल भी तो खराब हो सकती है, उसका क्या? हाँ भाई, कोई स्टूडेंट मुझे इसका आंसर दे सकता है यार? वैसे ही आंसर देना चाहिए, किसी एक को तो देना चाहिए। वो कह रहा है कि आप परचेज गुडविल को कह रहे हैं उस पर रिवर्सल पॉसिबल नहीं है, इंटरनली जनरेटेड अपना बनाया हुआ ब्रांड के नाम भी तो खराब हो सकता है, उस पर मैंने ये क्यों बात नहीं की? बताओ भाई, बताओ। बताओ, कुछ सोचो जरा, सोचो। ChatGPT नहीं यूज करना, खुद से दिमाग से सोचो। दिमाग से सोचो जरा, 2 मिनट है तुम्हारे पास, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर लूं। जल्दी सोचो जरा, सोचो। हाँ भाई, क्या बात है, तुम लोगों के आंसर इतने सुनहरे आंसर हैं यार, क्या बात है। ChatGPT खोला है तुम लोगों ने साथ में है? मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक कह रहे तुम। इंटरनली जनरेटेड गुडविल की इतनी भी औकात नहीं है क्या स्टैंडर्ड उसको लिखने, इंटरनली जनरेटेड आप लिख ही नहीं सकते। IS-38 वाला कॉन्सेप्ट मेरे भाई, IS-38 तीसरी लाइन PDF की, मैंने तुम लोगों को बताया था IS-38 के मुताबिक इंटरनल जनरेट जिस चीज को लिख ही नहीं सकते उसकी इंपेयरमेंट हो या रिवर्सल हो, हमारा क्या ताल्लुक है? जिस चीज को आप लिख ही नहीं रहे SOFP में, उसको इंपेयरमेंट आप कंपनी से बाहर निकल के सड़क पे खड़े होकर कर लो, क्योंकि किताबों के अंदर तो वो वैसे ही नहीं लिखा हुआ। ठीक है, किताबों में एक चीज लिखी नहीं हुई तो उसकी इंपेयरमेंट और रिवर्सल क्या मैं बताऊं तुम लोगों को? बात क्लियर हो गई है कि हाँ भाई सबको बात क्लियर हो गई है कि इंटरनली जनरेटेड की बात यहाँ क्यों नहीं हुई और वैसे परचेज गुडविल की रीजन क्या है? ये दो बातें क्लियर हो गई तुम लोगों को तो यस लिखो। अगर क्लियर है सबको यहां तक तो यस लिखो ताकि आगे चलें।
हाँ भाई, क्लियर है इब्राहिम भाई। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो भाई, चलो भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अभी तक एक एक पॉइंट अभी भी मिस है, एक पॉइंट। एक पॉइंट अभी भी मिस है। हाँ हाँ, मैंने देख लिया था इब्राहिम। एक पॉइंट अभी भी मिस है, ये वाला, वो कैलकुलेशन में होगा, वो कैलकुलेट आपका भाई कैलकुलेशन पूरी कराएगा उसमें, इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी है, आपका भाई खुद कराएगा कैलकुलेशन। तो रिवर्सल में अगर आपको लगे कि यार नहीं यार, प्रेडिक्शन खराब थी, वो ठीक नहीं किया हमने, इम्पेयरमेंट की, तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्सल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वही जो एक्सपेंस बुक किया था वो इनकम बुक करनी है पीएनएल में, और अगर ओसीआई से कुछ गेन पहले लिया हुआ था वो वापस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन, अब से ऑनवर्ड जो डेप्रिसिएशन है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाएगी। फिर परचेज गुडविल को रिवर्सल पे, रिवर्सल है ही नहीं, इंटरनली जनरेटेड को लिखते ही नहीं, रिवर्सल क्या है, उसमें इम्पेयरमेंट नहीं हो सकती। अब इंडिकेटर्स क्या हैं? रिवर्सल जिस तरह हमने देखा था कि इंपेयरमेंट के इंडिकेटर्स हैं, तो रिवर्सल के क्या इंडिकेटर्स हैं? इसका भी तो कुछ ना कुछ हमें कोई इंडिकेशन होगी तो हम कहेंगे वो हो रिवर्सल हो सकता है। तो वही इंडिकेटर्स जो थे ना इंपेयरमेंट के, उसको रिवर्स कर दो। वो वाले जो इंडिकेटर्स थे ना उधर वाले, उसको रिवर्स कर दो। जैसे मैंने वहां कहा था कि अगर मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई है, तो ऑटोमेटिकली समझ जाओ, ऑटोमेटिकली समझ जाओ कि मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो गई, इंपेयरमेंट हो सकती है। तो उसका रिवर्स क्या होगा? अगर आपकी एसेट की मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई है, अगर आपकी मार्केट में एक चीज इस पे इंपेयरमेंट की हुई थी, उसमें मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा नहीं हो जाएगी? जब ज्यादा हो जाएगी तो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से ज्यादा ज्यादा जा सकती है। या फेवरेबल चेंज इन टेक, जैसे मैंने पूछा टेक्नोलॉजी, मार्केट, इकोनॉमिकल, या गवर्नमेंट चेंज होती है, या लीगल लीगल चेंजेस है, या एनवायरमेंटल या इकोनॉमिकल कोई भी चेंजेस है, अगर वो फेवरेबल चेंजेस है, यानी ऐसी चेंजेस है जिससे बेहतरी आ रही है, कोई गवर्नमेंट की चेंज होने से बेहतरी आई, टेक्नोलॉजिकल चेंज होने से बेहतरी आई, लीगल चेंज होने से बेहतरी आई, कोई फेवरेबल, कोई अच्छे, कोई आपके मुताबिक, आपके एसेट के मुताबिक चेंजेस आए जो कि बेहतरी है उन एसेट के लिए, तो ये एक इंडिकेटर है एक्सटर्नल, कि जिससे आपको लग सकता है कि एक्सटर्नल जो रिवर्सल जो है ना वो हो सकता है। ये जस्ट इंडिकेटर है, हम एक दफा इस पे देख लेते हैं रिवर्सल है तो नहीं, अगर होता है तो उसको फिर बुक करना जरूरी है। और इंटरनल में क्या है कि आप एसेट को यूज कर रहे थे, वहां ये था कि अगर एसेट की यूज खराब हो गया, कम हो गया, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कम हो गई है, यहाँ पे ये है कि अगर उसके कोई ऐसे फेवरेबल चेंजेस आ गए, बेहतरी आ रही है, यानी एसेट आपके ख्याल में था कि नहीं यार ये कम फायदा देगा, लेकिन वो ज्यादा फायदा देने लग गया है, या फिर एसेट की यूज ऑफ एसेट बेहतर हो गया है, या इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, बात दोनों एक ही है, बात दोनों एक ही है कि अगर आप एसेट यूज कर रहे हो, आपके जहन में था यार नहीं यार इतना बेहतर नहीं चलेगा, इतना बेहतर फायदा नहीं देगा, इतना बेहतर इकोनॉमिकल परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन कल को फेवरेबल चेंजेस, बेहतरी आ गई है, इंप्रूवमेंट आ गई है, तो ये इंडिकेटर्स हैं कि रिवर्सल हो सकता है। तो हमने रिवर्सल में यहां तक इंडिकेटर्स देखे, रिवर्सल की चंद एक बातें पढ़ी, लेकिन अभी तक हमने कैलकुलेशन नहीं पढ़ी कि रिवर्सल करना किस तरह, रिवर्सल करना किस तरह ये नहीं पढ़ा। तो हम अब इसकी तरफ जा रहे हैं कि रिवर्सल करना किस तरह है। मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, तो और 3 से 4 क्वेश्चंस तुम लोगों से करवाऊंगा। क्या याद करोगे? तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुम्हारा भला होगा। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ भाई, देख रहे हो क्वेश्चंस? तुम लोगों के रजिस्टर्स कहाँ पे हैं? तुम लोगों के रजिस्टर्स कहाँ पे हैं? मेरी बात सुनो, रजिस्टर्स रखो पहले सामने, 2 मिनट में रजिस्टर्स लेके आओ, साथ साथ लिखना तुम लोगों ने ये, साथ साथ लिखना। मैं नहीं चल रहा आगे, रजिस्टर्स पेन लेके आओ। कैलकुलेटर भी हाथ में हो, तुम लोगों की ड्राइंग की क्लास नहीं चल रही, कैलकुलेटर भी हाथ में हो। रजिस्टर्स अरेंज करो, रजिस्टर्स ये साथ साथ लिखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, समझ जाओ यार, समझ जाओ। स्क्रीन ब्लैंक हो गई है? अरे भाई स्क्रीन क्यों ब्लैंक हो गई है भाई? बताओ भाई बाकी स्टूडेंट्स, क्या चक्कर है भाई, स्क्रीन ब्लैंक हो गई है? बाकी स्टूडेंट्स को शो हो रही है? जरा कंफर्म करो। नहीं नहीं, ये किसका मैसेज आया था, मैं जरा बता दूं। हिफ्जा, सबको स्क्रीन शो हो रही है, आप देखें जरा इसको, आपकी आपको रीस्टार्ट करें, रिज्वाइन करें। इब्राहिम कह रहा है जनरल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक बाइक, ईवी बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के स्टॉक का भी बाय करें। हाँ भाई जेम साहब की कहते हो भाईजान? बाय करो अभी, देखो बाय, कुछ भी बाय कर लो, क्योंकि 2026 में दुनिया हाथ में पैसा लगा दो, जहां भी लगा दो तुमने, तो चले जाना है, फिर बाकी दिखी जाएगी आगे क्या होना है।
कुछ भी बाय कर लो इस वक्त, कुछ भी बाय कर लो, ऊपर ही जाएगा जो ला चल रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं भी जाएगा या ऊपर जाएगा या सारी जहां जाओगे तुम्हें पता ही है फिर। ठीक है, जब हालात खराब होते हैं, एक बड़े अक्लमंद बंदे ने कहा है, एक बड़े अक्लमंद बंदे ने कहा है, जब हालात खराब होते हैं ना तो उस वक्त ज्यादा इन्वेस्ट करो, पैसा सारा मार्केट में लगा दो। क्योंकि हालात खराब के बाद दो कंडीशन है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी तुम अमीर हो जाओगे, या इतनी नीचे जाएगी कि कोई खाने के काबिल नहीं रहेगा। ठीक है, लगा दो जहां पे भी पैसे हैं। वैसे मजाक के अलावा, मजाक हटके, इलेक्ट्रिक ईवी बाइक्स में, कंपनीज में इन्वेस्ट करना फायदेमंद है, क्योंकि आगे मार्केट सारी उसी की है। तो लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करो उसमें। चलो भाई, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन जरा गौर से समझना, साथ साथ जो मैं सोल्यूशन लिखूंगा तुम लोगों ने भी लिखना है। बॉक्सर परचेज अ नॉन करंट एसेट ऑन 1 जनवरी 2001। सबसे पहले तो हम यहाँ पे पूरा टाइमलाइन बनाते हैं। 1 जनवरी 2001, 1 जनवरी 2001 को बॉक्सर ने एक नॉन करंट एसेट लिया। कॉस्ट क्या थी उस एसेट की? 30,000। कॉस्ट उस एसेट की थी 30,000। एट दैट डेट, उसी दिन, एसेट हैज द एस्टिमेटेड वैल्यू लाइफ ऑफ 10 ईयर्स। इसके पास यहां से ऑनवर्ड 10 साल है टोटल, यहां से ऑनवर्ड इसके पास 10 साल है। वो कह रहा है बॉक्सर डज नॉट रीवैल्यू दिस टाइप ऑफ एसेट। इसका मतलब रीवैल्यूएशन गेन वाला सिनेरियो, ओसीआई वाला गेन, तो यहां से इसी बात से खत्म हो गया ना। ओसीआई का काम यहां से खत्म है। बट अकाउंट्स फॉर इट ऑन द बेसिस ऑफ डेप्रिशिएटेड हिस्टोरिकल कॉस्ट। वो कह रहा है नॉर्मल वो कॉस्ट मॉडल यूज करता है, ओके, कोई मसला नहीं है। एट 31 दिसंबर 2002, अब 31 दिसंबर 2002 यहां कहीं आ रहा है 2 सालों के बाद, 31 दिसंबर 2002, यहां तक 2 साल गुजर गए हैं, क्योंकि देखो ना, ये 2001 का स्टार्ट है, यहाँ पे 2001 खत्म हुआ होगा, ये 2002 का एंड हो रहा है, सही है। 31 दिसंबर 2002, द एसेट वॉज सब्जेक्ट टू द इम्पेयरमेंट रिव्यू एंड हैड अ रिकवरेबल वैल्यू ऑफ 16,000। ओहो, ओहो, ओके, देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लेते हैं। देखो, 2002 पे वो कह रहा है इसकी रिकवरेबल वैल्यू है कितनी? 16,000। तो पहले देखें तो सही इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी है। पहले देखें तो सही कि इसकी कैरिंग, क्योंकि कैरिंग वैल्यू से आइडिया होगा ना कि इंपेयरमेंट करनी है या नहीं करनी। कैरिंग वैल्यू से आइडिया होगा कि इंपेयरमेंट करनी है या नहीं करनी। तो यहाँ पे पहले इसकी कैरिंग वैल्यू निकालते हैं, कैरिंग वैल्यू निकालते हैं। देखो, कॉस्ट एसेट की थी 30,000, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल की माइनस होनी है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 साल की माइनस होनी है। वो कितनी माइनस होगी? 30,000 डिवाइडेड बाय 10 साल लाइफ है, 2 साल गुजर गए हैं, तो ये आएगा 6,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 6,000 जो है ना, इसकी डेप्रिसिएशन है, 6,000 डेप्रिसिएशन है। तो कैरिंग वैल्यू इस दिन क्या आ गई? 24,000। कैरिंग वैल्यू इस दिन क्या आ गई? 24,000। कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई? 24,000। ठीक है, तो अब रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? 16,000। रिकवरेबल वैल्यू कितनी है? 16,000। तो अब 24,000 ज्यादा है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, आपने ज्यादा लिखा हुआ है एसेट, एसेट को बड़ी वैल्यू पे लिखा हुआ है, लेकिन उसकी एक्चुअल फायदा कितना है? 16,000। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पे हमें इंपेयरमेंट लॉस हो गया 8,000 का। इंपेयरमेंट लॉस हो गया 8,000 का। मुझे बताओ, इस इंपेयरमेंट लॉस तक क्लियर है? इस इंपेयरमेंट लॉस तक क्लियर है? जो 8,000 का इंपेयरमेंट लॉस, पहले इसको यहां तक देख लो ना, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप बाय स्टेप ज्यादा बेहतर समझ आएगा। यहां तक क्लियर है? 8,000 के इंपेयरमेंट लॉस तक सबको क्लियर है? पहले यहां तक बताओ। चलो भैया आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरा भाई, आगे चलते हैं मेरा भाई, आगे चलते हैं। देखो, अब वो क्या कह रहे हैं, अब गेम थोड़ी पलटने लगी है, गेम थोड़ी पलटने लगी है। एट 31 दिसंबर 2005, 2005 में कोई दुर्घटना हुई। 31 दिसंबर 2005, यानी जिस पॉइंट पे हमने इंपेयरमेंट की थी उसके टोटल 3 सालों के बाद, 3 सालों के बाद, द circumstances which caused the original impairment to be recognized have reversed। वो वजूहात जिस वजह से, वो वजह जिस वजह से उस वक्त इंपेयरमेंट बुक हुई थी, 2005 में जाके पता चला कि वो वजह रिवर्स हो गई है। अब चाहे वो मार्केट वैल्यू डिक्लाइन थी, चाहे वो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की खराबी थी, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा थे, चाहे वो अपना मार्केट में कोई इकोनॉमिकल, लॉजिक, लीगल, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल कोई भी इशू,
जो भी था वो रिवर्स हो गया, वो रिवर्स हो गया। अब यहां पे इंडिकेशन आपको मिल गई। एंड आर नो लॉन्गर एप्लीकेबल, अब से वो कह रहा है ऑनवर्ड वो मसले मसाइल है ही नहीं, जो मसले मसाइल की वजह से हमने इंपेयरमेंट 3 साल पहले किया था, अब मसले मसाइल है ही नहीं वो। विद द रिजल्ट दैट रिकवरेबल अमाउंट इज नाउ 40,000। वो कह रहा है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमें ये रिवर्सल पता चला, उस पॉइंट का उसने रिकवरेबल वैल्यू भी दे दिया 40,000। उसने इस पॉइंट की रिकवरेबल वैल्यू भी 40,000 दे दिया। ओहो, इसका मतलब एक इम्पेयरमेंट बुक थी, उस इम्पेयरमेंट का 3 साल बाद, जिस एसेट खरीदने के 2 साल बाद इम्पेयरमेंट हुई, बुक कर ली, 8,000 की बुक हो गई। 3 साल गुजरे, 2005 में पता चला कि नहीं यार वो तो सर्कमस्टांसेस रिवर्स हो गए हैं, और अब रिकवरेबल वैल्यू 40,000 है। अब क्या करें? सवाल बनता है अब क्या करें। इससे ऑनवर्ड अब तुम लोगों ने अकलमंदी से देख, इससे ऑनवर्ड यहां तक तो तुम लोगों को पहले पहले भी पता था, इससे ऑनवर्ड तुम लोगों ने अकलमंदी से देखना। यहां पे आप लोगों ने देखना है पहली चीज, पहली चीज यहां पे आपने देखनी है कि जो तुम लोगों का ऑलरेडी, यहां मैं एक बॉक्स बना रहा हूं, ऑलरेडी तुमने जो क्योंकि यहां पे अब रिवर्सल होने, रिवर्सल तो होगा, रिवर्सल तो होगा। रिवर्सल कैसे होगा वो मैं पहले बताता हूँ कि रिवर्सल पहले कंफर्म तो करें रिवर्सल होना भी है कि नहीं होना, ये तो इसने रिकवरेबल वैल्यू बताइए, पहले हम देखें तो सही रिवर्सल होना भी है कि नहीं होना, पहले हम देखें तो सही यहाँ पे रिवर्सल होना भी है कि नहीं होना। एक मिनट जरा। हम्म, 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 हम्म। हाँ, यहां पे हम देखें तो सही रिवर्सल होना भी है कि नहीं होना। देखो मेरी बात सुनो, पहले रिवर्सल हमें खुद देखना है कि होना है कि नहीं होना, पहले वो कंफर्म होगा फिर ही मैं आगे बताऊंगा ना। तो रिवर्सल पहले देखते हैं होना है कि नहीं होना, इसकी वर्किंग मैं एक साइड पे कर रहा हूँ, नीचे वाले बॉक्स में मैंने कुछ और शो करना है, कोई बात बतानी है, पहले हम देखेंगे कि रिवर्सल यस और नो। पहले हम देखें रिवर्सल होना है कि नहीं होना। अगर रिवर्सल होना हुआ तभी आगे चलेंगे, हो सकता है कि रिवर्सल पे उसने बता दिया कि ये रिवर्स हो गई है तो जरूरी तो नहीं रिवर्सल होगा। देखो रिवर्सल का अगर पता चल भी जाए ना कि रिवर्सल हो सकता है, तो पहले चेक करना है कि रिवर्सल होगा। जिस तरह इंपेयरमेंट का अगर इंडिकेटर मिलता है तो हम ये नहीं कहते इंपेयरमेंट कर दो, पहले चेक करते हैं, पहले कैलकुलेशन करते हैं, कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू को देखते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे। अब रिवर्सल में आपने क्या करना है कि देखो आपको पता है इस दिन आपको इंडिकेशन मिली है, तो आपने क्या करना है इस दिन की कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू देखनी है पहले। जिस दिन आपको रिवर्सल दिखाना, रिवर्सल का पता चला, उस दिन की कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू देखनी है। अब उस दिन की रिकवरेबल वैल्यू तो हमारे पास 40,000 है, हम देखते हैं कैरिंग वैल्यू कितनी है पहले। ये तो देखो ना यार, रिवर्सल की आगे ट्रीटमेंट के वो भी देखनी है, पहले ये तो देख लो रिवर्सल हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो हम कैरिंग वैल्यू देखते हैं। अब कैरिंग वैल्यू कहां से देखेंगे, देखो हमें पता है कि हमने इस पॉइंट पे जाके एसेट जो कि हमारे मुताबिक 24,000 का था, लेकिन अब जब हमने उसको कर दिया था इम्पेयर, तो अब तो वो 16,000 का लिखा हुआ था ना, अब तो वो 16,000 का लिखा हुआ था। सोचो, आपने 2 साल बाद जब एसेट जो था जो 24,000 के मुताबिक था, आप 16,000 पे ले आए थे, तो एंट्री के वक्त आपने एसेट को भी तो 16,000 पे लिखा होगा, 24 पे थोड़ी कंटिन्यू किया होगा। नहीं तो आपने फिर इम्पेयरमेंट बुक क्यों किया था, अगर आपने 24 पे लिखना था तो आपने 16 पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ लिखेंगे कि कैरिंग वैल्यू एट 31 दिसंबर 2002, जब आपने उसको लिखा तो आपने उसको 16,000 पे लिखा हुआ था, 16,000 पे लिख दिया था। आगे हम डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे इन 3 सालों की, सिर्फ 3 ईयर्स की, क्योंकि 3 सालों की आएगी ना, क्योंकि इससे ऑनवर्ड अब बात आ रही है ना। इससे ऑनवर्ड हमने देखना ना यहाँ तक कि कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, उससे पहले का तो मामला वैसे ही खत्म हो गया था, वो तो हमने इंपेयरमेंट करके 24 से 16 में वैसे ही ले आए थे। तो इससे ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन कितनी ये देखेंगे। अब 3 साल गुजरे, हमें पता है कि टोटल लाइफ एसेट की यहाँ से कितने साल थी, 10 साल थी ना टोटल। 10 साल की यहाँ लिखा हुआ है ना, ये देखो 10 साल, 10 में से जब ये दो गुजर गए तो इस पॉइंट पे आगे लाइफ कितनी रह गई थी, 8 साल। इस पॉइंट पे लाइफ कितनी रह गई थी, 8 साल, ऐसे ही है। इस पॉइंट पे आगे कहीं लाइफ चेंज भी नहीं हुई, उसने कहीं नहीं बताया कि लाइफ चेंज हुई है। तो 10 में से दो गुजर गए, 8 रह गई थी। तो निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन निकालते हैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 8 साल इंटू 3 साल अभी गुजरे हैं, 16,000 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 6,000 की डेप्रिसिएशन। 6,000 की डेप्रिसिएशन, दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो। देखो मिक्स नहीं होना, मिक्स नहीं होना तुम लोग, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें स्टूडेंट मिक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स होने नहीं दूंगा। तुम लोगों को पहले इंपेयरमेंट हुई 2002 में, उसके मुताबिक तुम्हारा एसेट जो 24,000 का था 16,000 पे लिखा गया। ओके, 3 सालों बाद पता चला रिवर्सल हो सकता है। तो अब जब तुम्हारे दिन में आया रिवर्सल हो सकता है, तुम वापस गए,
तुमने देखा वो मैंने 16 पे लिखा था, उसके मुताबिक तुम आज जिस दिन रिवर्सल है वहां तक की कैरिंग वैल्यू निकाल लो। वो कैसे निकाली कि 2002 की वैल्यू लिखी और उससे ऑनवर्ड डेप्रिसिएशन निकाली। डेप्रिसिएशन कैसे निकाली कि जो वैल्यू हमने जिस पे एसेट को लिख दिया था उससे ऑनवर्ड लाइफ पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लाइफ जितनी गुजर गई उससे मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन देख ली। अब एज पर 31 दिसंबर 2005, क्योंकि ये कैलकुलेशन अब 31 दिसंबर 2005 उसके मुताबिक हम देखने लगे कैरिंग वैल्यू क्या है। तो अगर हम 31 दिसंबर 2005 में यहाँ लिख भी देता हूँ 31 दिसंबर x 5 को हमारी कैरिंग वैल्यू एसेट की कितनी है 10,000, जबकि रिकवरेबल वैल्यू कितनी है 40,000। ये कितनी है 10,000, जबकि रिकवरेबल वैल्यू कितनी है 40,000। अब अगर रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा हो गई है, कैरिंग वैल्यू कम है, तो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो गया कि इंपेयरमेंट मस्ट बी रिवर्स्ड। तो पहला चेक ये जरूरी होता है कि रिवर्सल होना भी है कि नहीं होना, इस तरह कि आपने पहले उस दिन की दोबारा से कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू का डिफरेंस देखना है। अगर आपको लगा कि कैरिंग वैल्यू कम है या जैसे यहाँ पे 10,000 है और रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी कि जो पहले 2002 में हमने इंपेयरमेंट बुक किया था उसको रिवर्स करना है। इसको मैं छोटा अभी आंसर अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहां तक ये पता चला रिवर्सल होना है कि नहीं होना। यहां तक नोट करो और मुझे बताओ यहां तक क्लियर है। यहां तक क्लियर हो गया कि ये पता चल गया कैसे कंफर्म करना है कि रिवर्सल होना है या नहीं होना। बताओ। हाँ भाई यहां तक क्लियर है बाकी स्टूडेंट्स। भाई मैं बाकी स्टूडेंट्स, मैं एक दफा क्विक रिवीजन दोबारा से करवा देता हूँ। मैं एक दफा क्विक रिवीजन दोबारा करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट, आपने देखा इंपेयरमेंट हुई है। मैं एक दफा दोबारा रिपीट करूँ, ठीक है, फौरन रिपीट करूँ, जरा गौर से समझना। 2002 में आपको पता चलता है इंपेयरमेंट हुई है, आपने इंपेयरमेंट बुक भी कर ली 8,000 की। जो एसेट 24 का आपके मुताबिक था आज 16 का हो गया, तो इंपेयरमेंट बुक हो गई 8,000 की। इंपेयरमेंट आपके जेहन में आ गई, इसको बैक एंड पे ले जाओ, इसको अभी नहीं देखना। 2005 में जब पता चला कि इंपेयरमेंट रिवर्स हो सकती है, उस दिन दोबारा ये देखना है, रिवर्सल के वक्त दोबारा ये देखना है कि कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू क्या है। दोबारा से जिस तरह हम यहां पे देख रहे हैं ना कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू क्या है, इस तरह यहां भी दोबारा देखना है कैरिंग वैल्यू और रिकवरेबल वैल्यू क्या है। अब कैरिंग वैल्यू किस तरह निकलेगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन जितने साल मजीद गुजर गए उस वैल्यू को लो, एसेट की वैल्यू जितनी भी उस दिन है उससे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके नॉर्मल कैरिंग वैल्यू निकालो उस दिन की, जिस दिन आपको रिवर्सल पता चल रहा है, और उस दिन की रिकवरेबल वैल्यू से मैच कर दो। अगर कैरिंग वैल्यू कम है, रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंपेयरमेंट पहले बुक हुई थी 8,000 की, इसको हमें रिवर्स करना है। ये इतना सा पॉइंट है बस। इतना सा पॉइंट है बस कि उस दिन दोबारा कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू देखो। अगर कैरिंग वैल्यू यहाँ पे मजीद मतलब कैरिंग वैल्यू ज्यादा रिकवरी वैल्यू कम आ जाती है, मजीद इंपेयरमेंट होती है, तो मजीद इंपेयरमेंट बुक कर लेंगे। लेकिन यहां पता क्या चला कि रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा, कैरिंग वैल्यू बहुत कम है, तो यहाँ पे जो पहले इंपेयरमेंट थी उसको रिवर्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है, जरा कंफर्म कर दो। यहां तक क्लियर है, एक दफा बता दो जरा। किसी को इशू आ रहा है तो पूछ लो यार, किसी को अगर इशू आ रहा है कोई मसला नहीं। अगर आप दोबारा अगर आपको कुछ किसी एक पोर्शन में इशू आ रहा है, किसी पॉइंट पे इशू आ रहा है, पूछ लो, कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा बता दूंगा। कोई मसला नहीं है यार, मैं यहाँ पे पढ़ाने के लिए समझाने के लिए बैठा हूँ। टेंशन नहीं है। अभी अभी हाँ वो मारिया ने बोला इसको इम्पेयरमेंट गेन बोलेंगे, नहीं, इम्पेयरमेंट गेन कोई लफ्ज नहीं है। इसको कुछ नहीं बोलना भी, इसको कुछ नहीं बोलना, ये बस एक इंडिकेशन है कि हाँ ये जो हमारा रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है, ये कल भी मैंने बात बताई थी, अगर रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा आ जाए तो फिर कुछ नहीं करना। बस कम आएगी तो लॉस है, ज्यादा पे कुछ भी नहीं है, उसको गेन बोलना ही नहीं है, इम्पेयरमेंट है ही लॉस। ठीक है। ठीक है यहाँ तक पॉइंट्स। अच्छा क्लास में ना एक मिनट। क्लास में फैजान, दाऊद, इब्राहिम, इब्राहिम ने तो कर दिया। रिकवरेबल वैल्यू जो है वो जैसे भी आई वो एक अलग बात है, मार्केट वैल्यू से आई है, जो भी हायर ऑफ था उसी से आई है। ठीक है। फैजान और दाऊद, तुम लोग रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? तुम लोग क्लास ले रहे हो, तुम लोग पूरे चैट में कहीं तुम लोगों का रिप्लाई नहीं है, मुझे कैसे पता चलेगा तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इब्राहिम में जो रिकवरेबल वैल्यू है वो न्यू मार्केट वैल्यू है।
रिकवरेबल वैल्यू न्यू मार्केट वैल्यू की वजह से आया या वैल्यू ऑफ यूज की वजह से आया, इसका कंफर्म नहीं है। IS 16 के मुताबिक तो वो तो अगर रिवैल्यूएशन गेन यूज करे तो वो उनकी टेंशन है कि उन्होंने वो गेन बुक करना है OCI में, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि उस एसेट पे गेन हो गया जो भी हो गया वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। ठीक है। 36 में टोटली बस इंपेयरमेंट लॉस को देखेंगे, अगर कभी मार्केट वैल्यू गेन की आता है यहाँ पे गेन चेन बुक नहीं होना, गेन टोटली किसी भी एसेट का IS 16 में डील हो रहा होता है। ठीक है। अच्छा। अब अब हमें यहां तक अभी तक इतनी बात से ये पता चला है, यहां तक यही पता चला है, यहां तक आते हुए हमें रिवर्सल इनकम है, रिवर्सल इनकम है, लेकिन हम उसको रिवैल्यूएशन गेन का नाम नहीं देते, रिवर्सल इन और रिवर्सल वो वाला इनकम है जो ऑलरेडी आपने लॉस बुक किया था उसकी रिवर्स कर रहे हैं। अलहदा गेन नहीं हम ऊपर लेके जा सकते, जैसे एक चीज अगर पीछे को गई है तो वो आगे को आ रही है, बस उस लेवल तक जिस लेवल तक रिवर्स हुआ था उससे आगे नहीं जा रही। गेन अलहदा चीज है, गेन होती है एक चीज बड़ी बड़ी ज्यादा हो गई हमने ज्यादा कर दी, यहाँ रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा हो गई ज्यादा कर दी, यहाँ रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा होने पे हो रहा है लेकिन वो जो रिवर्स हुआ था उसको ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है। रिवर्सल जो इनकम है वो एक अलग पॉइंट है, रिवर्सल का मतलब ये है कि जो एक लॉस हुआ था उसको रिवर्स किया जा रहा है। अगर अगर अच्छा, अगर पहली मर्तबा अभी तक कोई रिवर्सल ना हो, पहली मर्तबा आप इंपेयरमेंट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा आ जाती है कैरिंग वैल्यू से, तो रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा आ जाती है कैरिंग वैल्यू से, तो हम पहली मर्तबा गेन बुक करते हैं। मुझे ये बताओ इब्राहिम, आप मुझे ये बताओ, पहली मर्तबा अगर ये काम हो जाता है कि रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा और कैरिंग वैल्यू कम होती, गेन बुक करते हैं या ना करते, बताओ। IS 36 के मुताबिक। हाँ तब नहीं करते ना। तो अभी भी ये जो हम वापसी रिवर्सल इनकम बुक कर रहे हैं ये उस इंपेयरमेंट का कर रहे हैं जो हुई हुई थी उसको बस रिवर्स कर रहे हैं, अलहदा से गेन को यहाँ पे ट्रीट करना ही नहीं आया IS 36 में। ठीक है। वो जो गेन है ना, गेन का मतलब कुछ और होता है, गेन ये होता है कि एक चीज अगर फॉर एग्जाम्पल 100 की है वो 150 की हो गई, ये एक अलग बात है। और एक चीज 100 की थी, 100 की जगह आपने इंपेयरमेंट की वजह से 70 पे लिखी, वापस ऊपर चलेगी तो वापस 100 तक आ रहे हो, गेन एक अलग चीज है, गेन बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। ठीक है। गेन होता है कि एक चीज जितने की थी ज्यादा हो गई, इंपेयरमेंट रिवर्सल ये कि जितना लॉस बुक किया होता उसको रिवर्स कर रहे हो। अच्छा। अब अब अभी अभी गेम खत्म नहीं हुई, अभी मैंने यहाँ पे ब्रेक इसलिए लिया था ताकि पहले यहां तक कंफर्म कर लो कि गेम खत्म नहीं हुई। ठीक है। गेम क्या है? गेम ये है कि आपको यहां तक कंफर्म हो गया कि इस एसेट पे रिवर्सल होना ही होना है, क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा आ गई, रिवर्सल होगा, अब इम्पेयर्ड नहीं है, रिवर्सल होगा। अब रिवर्सल के वक्त आपने क्या करना है ये बात आपने याद रखनी है। ये देखो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखने लगा हूं। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ये है कि कंप्लीट, ये मैं पॉइंट लिखने लगा, जरूर जरूर गौर से देखो जरा, कंप्लीट इम्पेयरमेंट लॉस विल नॉट बी रिवर्स्ड। ओहो उस्ताद जी आपने क्या लिख दिया, उस्ताद जी आपने क्या लिख दिया, ये तो आप एक मसला कर रहे हैं और एक मसले के ऊपर एक और मसला रख रहे हैं। देखो, रिवर्सल जब बुक हुआ तो आप लोगों के जहन में अभी तक रिवर्सल रिवर्सल नाम था, और आपके जहन में ये था कि जो 8,000 का इंपेयरमेंट लॉस था इसको रिवर्स करना है, भाई रिवर्स इसी को करना है। लेकिन पहला पॉइंट क्या है? कंप्लीट इंपेयरमेंट लॉस, यानी 8,000 सारा का सारा रिवर्स नहीं होना। ओहो, ये बात बड़े गौर से समझने वाली है, बात बहुत गौर से समझने वाली है, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बड़ा क्लियरली तुम्हें समझ आएगी, कैलकुलेशन बड़ी क्लियरली समझ आएगी। ये जो रिवर्सल है ना, रिवर्सल 8,000 का, इसको कंप्लीट रिवर्स नहीं होना। ओहो फिर कितना होना है? यही तो कैलकुलेशन है, कितना होना है। तो चलो मैं इसको बिल्कुल स्टार्ट जीरो लेवल से दोबारा स्टार्ट करता हूं और फिर हम इस बात तक आते हैं, फिर हम आगे कैलकुलेशन करते हैं। मेरा मेरा मकसद इस सवाल पर टाइम लगाने का इसलिए था कि टॉपिक बड़ा अच्छा समझ आ जाए। एक एसेट लिया 1 जनवरी 2001 को, 31 दिसंबर 2002 को पता चला इंपेयरमेंट हो गई, कैसे पता चला? रिकवरेबल वैल्यू कम थी कैरिंग वैल्यू से, कितनी थी कैरिंग वैल्यू? 24,000, रिकवरेबल वैल्यू 16,000, 8,000 का इंपेयरमेंट लॉस बुक हो गया, डन हो गया, डन हो गया, सुकून से सो गए। 3 साल बाद उठे, पता चला हो ये तो रिवर्सल की इंडिकेशन है, कैसे पता चला? अब उस दिन दोबारा से कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू रही, कैरिंग वैल्यू थी 10,000, कैसे 16,000 में से 6,000 एसेट मजीद एप्रिशिएट हो गया उन 3 सालों में, 10,000 कैरिंग वैल्यू थी। और जब देखी रिकवरेबल वैल्यू ज्यादा है तो पता चला रिकवरेबल वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, यानी कि कैरिंग वैल्यू से, तो इसका मतलब इंपेयरमेंट जो थी जो पहले हमने बुक की थी उसको रिवर्स करना है। अब जब रिवर्सल करने लगे तो पहला पॉइंट आपके भाई ने ही आपको बताया
कि कंप्लीट इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं करना। फिर कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है, सवाल ये बनता है। कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है, सवाल ये बनता है। देखो, अब मैं तुम्हें बता लूंगा कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स करना है। डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू इफ impairment was done and carrying value if impairment not done। आपने देखना है कि कैरिंग वैल्यू अगर इंपेयरमेंट हमने बुक की हुई है उसके मुताबिक इस दिन की, और वो कैरिंग वैल्यू के अगर कभी इंपेयरमेंट होती ही ना, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस लेना है। कैसे, मैं तुम्हें समझाता हूं एक एक करके। ये लाइन ना मैं तुम्हें कैलकुलेशन से अभी कैलकुलेशन करने को बताता हूं। देखो, मेरी बात सुनो। वो कैरिंग वैल्यू वो हो क्या हो गया, किधर गया, किधर गया, ये रहा, ये रहा। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि डिफरेंस बिटवीन कैरिंग वैल्यू इफ इंपेयरमेंट डन, ये देखो, वो कैरिंग वैल्यू अगर इंपेयरमेंट हो रही है। कैरिंग वैल्यू किस दिन की, जिस दिन रिवर्सल करना है, 31 दिसंबर 2005। वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हुई है। वो कैरिंग वैल्यू अगर इंपेयरमेंट हो रही है, वो कितनी थी जरा बताओ। तुम्हारे सामने ही लिखी हुई है, तुम्हारे सामने लिखी, मुझे बताओ वो कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर 2005 की एक नॉर्मल कैरिंग वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, कितनी थी हमारी, बताओ। बताओ हमारी वो कैरिंग वैल्यू कितनी थी, जरा बताओ। हमारी कैरिंग वैल्यू नॉर्मली कितनी थी, हमने कैलकुलेट की है, जरा एक जगह पे लिखी हुई है, जरा बताओ। वो कैरिंग वैल्यू की अगर इंपेयरमेंट बुक हुई हुई है, तो ऑब्वियसली इंपेयरमेंट बुक की हुई है, हमने एक नॉर्मल कैलकुलेशन पे 31 दिसंबर 2005 को एक नॉर्मल कैरिंग वैल्यू निकाली है, वो कितनी है। हाँ भाई स्टूडेंट्स, कितनी है जरा देखो, देखो जरा, देखो देखो देखो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो, बिल्कुल ठीक बता रहे हो। ये देखो, इस साइड पे 10 बार निकाली थी, इसी दिन की निकाली है ना। और ये इस बेस पे निकली हुई है, ये इस बेस पे निकली हुई है कि 10,000 जो है ऑलरेडी हमने इंपेयरमेंट बुक की हुई थी। उसके बाद ये नॉर्मल कैरिंग वैल्यू जो हम इंपेयरमेंट के साथ बुक करते आ रहे हैं, हमने वो वाली कैरिंग वैल्यू देखनी है जो 31 दिसंबर 2005 की है, यानी रिवर्सल डे की है, अगर इंपेयरमेंट हो रही है। और अब हम एक वो कैरिंग वैल्यू निकालेंगे इफ इम्पेयरमेंट नॉट डन। मतलब एक वो कैरिंग वैल्यू हम देखने जा रहे हैं कि अगर कभी इंपेयरमेंट होती ही ना, दोबारा सुन लो, एक वो कैरिंग अमाउंट हम निकालने जा रहे हैं इसी दिन की, किस दिन की, 31 दिसंबर 2005 की, कि अगर अगर ये इंपेयरमेंट होती ही ना, चलो देखते हैं, अगर ये इंपेयरमेंट कभी भी ना होती, हम सोचते हैं 2 मिनट के लिए कि अगर ये इंपेयरमेंट नॉर्मली होती ही ना, तो हमारा नॉर्मल सवाल स्टार्ट से चल रहा होता। हम नॉर्मली हर साल डेप्रिशिएट करते जाते, हमारी कॉस्ट 30,000 थी, हम उसके मुताबिक टाइम गुजारते। अब 2 साल पहले हैं, 3 साल, ये टोटल 5 साल बन रहे हैं अगर नॉर्मल ये देखा जाए। तो आप नॉर्मल कैलकुलेशन करो, नॉर्मल कैसे, जब आपने एसिड लिया था कॉस्ट कितनी थी, 30,000। जब आपने एसिड लिया था कॉस्ट कितनी थी, 30,000। ठीक है, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो, उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो 5 साल की। 5 साल की क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे ये जूम करना है कि इंपेयरमेंट कभी हुई ही नहीं थी, नॉर्मल था सिनेरियो, सब कुछ नॉर्मल था। तो 30,000 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर आप देखो, तो 10 साल की लाइफ के मुताबिक अगर देखो 5 साल गुजर गए हैं, 5 साल गुजर गए हैं, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 10 साल इंटू 5 साल, तो 15,000। आज आज एसेट 15,000 डेप्रिशिएट होता अगर अगर ये इंपेयरमेंट होती ही ना, अगर ये इंपेयरमेंट होती ही ना, तो यही एसेट आज 15,000 डेप्रिशिएट हो चुका होता। उसके मुताबिक आज कैरिंग वैल्यू होती, आज अगर इंपेयरमेंट होती ही ना, तो वो कैरिंग वैल्यू क्या होती, 15,000। मुझे बताओ ये पॉइंट क्लियर हुआ, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। एक वो कैरिंग वैल्यू कि अगर इंपेयरमेंट हुई, वो आपने पहले कैलकुलेट की होगी रिवर्सल देखते वक्त। और दूसरी वो कैरिंग वैल्यू जिसमें आपने ये जूम करना है कि इंपेयरमेंट हुई ही नहीं थी, उसमें आपने नॉर्मल स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक कंप्लीट नॉर्मल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कैरिंग वैल्यू निकालनी है। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ।
यहाँ तक सबको पॉइंट क्लियर है? जरा कंफर्म बता दो। मैं वापस बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ ये वाला पॉइंट कि आपने क्या करना है। रिवर्सल रिवर्सल जो है मैंने बताया, कंप्लीट इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स नहीं हो सकता। अब इस मसले के लिए ये मैं बता रहा हूँ कि आपने क्या कैलकुलेट करना है। एक आपने देखना है कैरिंग वैल्यू। अगर एक नॉर्मल इंपेयरमेंट हो रही है, जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 10,000 निकाली थी, ये वाली, ये ऑलरेडी 10,000 निकाली थी, यही ये कैरिंग वैल्यू लेंगे, ये कैरिंग वैल्यू लेंगे। और एक कैरिंग वैल्यू हम निकालेंगे कि अगर इंपेयरमेंट होती ही ना, वो कैसे निकालेंगे? ईयर स्टार्ट, लाइफ के स्टार्ट से लेके उस पॉइंट तक नॉर्मल कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। नॉर्मल कॉस्ट 30,000 थी, उसमें से हमने माइनस किया 5 साल की डेप्रिसिएशन 15,000, तो 15,000 कैरिंग वैल्यू आ गई। अब ये वो कैरिंग वैल्यू है कि अगर इंपेयरमेंट हुई, ये वो कैरिंग वैल्यू है कि अगर इंपेयरमेंट होती ही ना। अब बताओ सबको क्लियर है? अब बताओ ये पॉइंट सबको क्लियर है? जरा कंफर्म करो ये पॉइंट सबको क्लियर है यहां तक एक दफा। किसी को इशू आ रहा है पूछ लो। किसी को इशू आ रहा है पूछ लो, मुझे पता है टेक्निकल चीज है। किसी को इशू आ रहा है पूछ लो। क्लियर है तो यस लिखो एक मरतबा। अगर क्लियर है तो एक मरतबा यस लिखो। हाँ भाई, इब्राहिम, फैजान, दाऊद, कोई रिप्लाई नहीं। मैं बताता हूँ अभी रिवर्सल कैसे होगा। अभी रिवर्सल का मैंने बताना है, अभी रिवर्सल का बताना है। मैंने आपको बोला मेरे से आगे नहीं निकलना, किसी स्टूडेंट ने मुझसे आगे का नहीं सोचना, जितना मैंने करवाया वहीं तक सोचना है। ठीक है? F7 में रूल ऐसे हैं कि आपको एक दो जगह ही ऐसे आते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी जहां तक मैं बता रहा हूँ वहां तक आगे मैं बताता हूँ कितना होगा। अब मैंने आपको बताया, अब मैंने आपको क्या लिखा है, जब मैंने कहा कि जो रिवर्सल है वो कंप्लीट, वैसे तो हमारा बनता तो यही है कि रिवर्सल ये सारा का सारा 8,000 से कर दें, लेकिन मैंने आपको पहला रूल बता दिया कि रिवर्सल 8,000 से नहीं होगा। मैंने आपको पहली चीज ये बता दी, 8,000 से रिवर्सल, 8,000 से रिवर्सल नहीं होगा, ये बात बता दी कि कंप्लीट नहीं होना। अब दूसरी दूसरी चीज मैंने बताई, कितना 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 रिवर्सल आएगा। तो फिर मैंने ये बताया कि डिफरेंस ले लो इस कैरिंग अमाउंट का और इस कैरिंग अमाउंट का, जो डिफरेंस आएगा उतनी अमाउंट रिवर्स होगी। तो दोनों का अगर डिफरेंस देखो, तो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5,000। डिफरेंस कितना आ रहा है दोनों में? 5,000। इसका मतलब हमारा रिवर्सल कितना होगा? 8,000 नहीं होगा, सिर्फ 5,000 से होगा। हम ये बोलेंगे कि जो 8,000 का है इसमें से ओनली ओनली 5,000 इम्पेयरमेंट विल बी रिवर्स। ओनली 5,000 इंपेयरमेंट विल बी रिवर्स। और इसकी एंट्री कैसे बनेगी? टोटली रिवर्स एंट्री इंपेयरमेंट वाली। वहां पे क्या थी? इंपेयरमेंट लॉस हो रहा था डेबिट। अब चूंकि इनकम में जाएगा तो हम लिखेंगे इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स्ड, जो कि जाएगा पीएनएल में, जो कि जाएगा पीएनएल में, क्योंकि अब क्रेडिट हो रहा है इनकम के तौर पे। ठीक है? और डेबिट होगा यहाँ पे वापस एसेट, क्योंकि एसेट की वैल्यू को आपने वापस बढ़ाना है कितने से? 5,000 से और 5,000 से। यानी बेसिकली अब आपने यहाँ पे 8,000 और 8,000 से रिवर्स नहीं करना, आपने उस डिफरेंस से रिवर्स करना है। किस डिफरेंस से? कैरिंग अमाउंट इफ इंपेयरमेंट डन, कैरिंग अमाउंट इफ इंपेयरमेंट नॉट डन, इन दोनों का डिफरेंस है। ठीक है? अभी मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ, अभी मैं इसकी रीजन भी बताता हूँ कि क्यों हुआ है। हम पूरे क्यों नहीं करें, मैं रीजन भी बताता हूँ, लेकिन पहले ये क्वेश्चन को एक मरतबा जरा गो थ्रू कर लो। ये सारी बातें एक मरतबा ए टू जी, यहां से लेके, ये पहले पॉइंट से लेके यहां तक, ये एंट्री तक, ये सारा कैलकुलेशन सब देखो एक दफा प्रॉपर, सब देखो, सबको एक दफा रिव्यू करो प्रॉपरली। जिसको क्लियर होता जाए वो यस लिख दे, जिसको क्लियर होता जाए वो यस लिखता जाए, और जिसका कोई क्वेश्चन है वो साथ साथ पूछता जाए।
हाँ भाई, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? 4 स्टूडेंट्स ने बताया है, बाकी स्टूडेंट्स ने मुझे अभी तक कंफर्मेशन नहीं दी। सब कंफर्मेशन देंगे तो मैं आगे चल पाऊंगा, ऐसे तो नहीं चल पाऊंगा। ऐसे तो नहीं होगा बेटा, ऐसे तो नहीं होगा। अच्छा, अब वैसे एक रीजन मैं बताने जा रहा हूँ कि क्यों ऐसा है, क्यों रिवर्सल पूरा नहीं है, क्यों इतना खपे हैं हम, क्यों ऐसा नहीं हुआ कि एक अगर बोला था रिवर्सल है तो सर ऐसे ही कर देते कि रिवर्सल है, 8,000 रिवर्स कर दो, बात खत्म करो। क्यों आपने इतने टेंशन में डाला, क्यों आपने पहले रिवर्सल की इंडिकेशन से पहले देखा कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू? चलो ये पार्ट तो करना जरूरी था, ये वाला, क्योंकि ये तो देखना जरूरी है ना कि रिवर्सल होना है कि नहीं होना, कैरिंग वैल्यू रिकवरेबल वैल्यू देखिए यहां तक करते, आगे कहते हैं 8,000 रिवर्स कर दो, क्यों नहीं कराया? मैं एक रीजन बताने जा रहा हूं, अगर समझ आ जाए ओके है, ना भी समझ आए तो कोई मसला नहीं है, इसकी टेंशन नहीं है। छोटी सी रीजन है। रीजन ये है, देखो एसिड जब इस पॉइंट पे था तब इंपेयर हुआ था। जब रिवर्सल है वो 3 साल गुजर चुके हैं। तो जब एक एसिड के 3 साल गुजर जाते हैं तो ऑब्वियसली उसके ऊपर, उस एसिड को आप यूज भी तो कर रहे होते हो, उस एसिड को यूज भी तो कर रहे होते हो, डेप्रिसिएशन भी तो हो रही होती है, तो उस एसिड की अपनी वर्थ ऑटोमेटिकली भी तो डाउन जा रही होती है। तो वो जितना इम्पेयरमेंट लॉस है, वो जो 2-3 सालों तक चला, वो जो 2-3 सालों तक चला, उसमें से आपने फायदा जो लिया, एसिड की अपनी वर्थ भी तो डाउन है, इसीलिए उस वक्त जितना रिवर्सल होता है, जैसे उस वक्त कैरिंग अमाउंट थी 24,000, ऐसे ही है। लेकिन आज तो नहीं ना 24,000, आज तो हम नहीं बोल रहे ना कि 24,000 तो इस वक्त थी। इस वक्त तो कम होते होते देखो, इफ नॉट डन, अगर ये इंपेयरमेंट ना होती तो इफ नॉट डन कितनी इंपेयरमेंट है, कितनी कैरिंग वैल्यू? 15,000 है, 24,000 नहीं है, 15,000 हो गई है। तो एसेट खुद भी तो यूज हो रहा है, इसीलिए ओवर द टाइम जब एसेट खुद भी यूज हो रहा है साथ में, वो कौन सा सेम 24,000 जब हम बोले ठीक है यार वो सीधा सेम वही रिवर्स कर दो, तो यूजेज की वजह से हम कंप्लीट इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि एसेट की अपनी वर्थ वैसे भी डाउन जा रही थी, इसलिए सिर्फ उस रेशो से रिवर्सल होता है, जो रेशो उस वक्त के मुताबिक पॉसिबल रिलायबल होता है, जो बेसिकली उस वक्त के लिए मतलब है, मतलब कि जो कैलकुलेट होता है, ठीक है। अगर हाँ, इसी दिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 31 दिसंबर 2002 को तुम लोग एसेट को करते हो इम्पेयर, 8,000 की इम्पेयरमेंट आई और इसी दिन रिवर्सल आ जाता है, इसी दिन, तो फिर मैं बोलूंगा कि 8,000 का 8,000 ही रिवर्स होगा, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जब ओवर द टाइम यूज हो रहा है तो उसकी ऑटोमेटिकली अपनी कैरिंग वैल्यू भी तो कम हो रही है, इसीलिए रिवर्सल, सारा रिवर्सल नहीं करना आपने, सिर्फ उतना रिवर्सल करना है जितना डिफरेंस हो कैरिंग वैल्यू, जो कि नॉर्मल इंपेयरमेंट अगर हो रही है और अगर नहीं हो रही, इन दोनों के डिफरेंस से। यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास एक क्वेश्चन है तुम लोगों के लिए, वो क्वेश्चन तुम लोग करोगे इंशाल्लाह, अफाका हासिल होगा, टेंशन नहीं लेनी तुम लोगों ने। देखो, तुम लोगों ने एक एसिड परचेज किया 1 जनवरी 2001 को, कॉस्ट थी 50,000, लाइफ 10 ईयर्स, कॉस्ट मॉडल पे 31 दिसंबर 2003 को इम्पेयरमेंट रिव्यू और रिकवरेबल अमाउंट हो गई 15,000, और 31 दिसंबर 2007 को रिवर्सल इंडिकेट हुआ, नाउ रिकवरेबल वैल्यू 32,000। तुम लोग मुझे बताओ कितना इम्पेयरमेंट लॉस, पहले तो तुम लोगों ने मुझे बताना इम्पेयरमेंट लॉस हुआ कितना, फिर तुम लोगों ने बताना कि रिवर्सल कितना हुआ उसमें से। बिस्मिल्लाह करो, कंप्लीट मेरी तरह क्वेश्चन करना और मुझे सेंड भी करना है। टाइमलाइन बनाओ प्रॉपर, पहले देखो रिवर्सल हुआ भी, पहले देखो इम्पेयरमेंट हुई भी है कि नहीं हुई, फिर देखो रिवर्सल हुआ भी है कि नहीं हुआ, और फिर कितना रिवर्सल अगर हुआ तो कितना रिवर्स करना है, ये तुम लोगों ने करना है। तुम लोगों ने 2-3 मिनट है, जल्दी डीएम में मुझे पिक्चर चाहिए सब स्टूडेंट्स की, एक स्टूडेंट की भी मिस होगी मैं आगे नहीं चलूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ।
हाँ भी, आप लोग अपना सोल्यूशन मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे।
अच्छा भाई, मुझे दो, तीन, चार, पांच स्टूडेंट्स ने अभी तक सोल्यूशन भेजा, बाकी स्टूडेंट्स ने नहीं भेजा। बाकी स्टूडेंट्स का नहीं आया अभी तक सोल्यूशन। चलो यार, मैं करवा रहा हूँ। मैं करवा रहा हूँ। सबसे पहले पहला काम क्या करना है आप लोगों ने, हमेशा टाइमलाइन जरूर बनानी है। टाइमलाइन बनाओगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। टाइमलाइन बनाओगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। अगर आप देखो तो सबसे पहले 1 जनवरी 2001 में आपने एक एसेट लिया 50,000 का। लाइफ थी उसकी 10 साल, ठीक है। कॉस्ट मॉडल यूज करें। 2003 में क्या हुआ, 31 दिसंबर 2003 को, यानी 3 सालों के बाद ये हुआ कि एक इम्पेयरमेंट रिव्यू हुआ जिसमें पता चला कि रिकवरेबल अमाउंट 15,000 है। अब देखते हैं कैरिंग वैल्यू क्या है। अगर हम कैरिंग वैल्यू की बात करें तो कॉस्ट हमारी थी 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करें 3 साल की, तो 50,000 1 साल की 5,000 होगी, 10 साल के हिसाब से, 10 साल के हिसाब से 1 साल की 5,000 होगी। तो 5,000 इंटू तीन, 5,000। और 3 साल गुजर गए हैं तो हम बोलेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 की है। तो एसेट हमारे पास अब 35,000 का है। एसेट हमारे मुताबिक 35,000 का है। ये हमारी कैरिंग वैल्यू है और रिकवरेबल अमाउंट है हमारी 15,000। तो इसका मतलब 20,000 हमारे पास यहाँ पे इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो गया। 20,000 हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस बुक हो गया। अब हुआ ये कि 31 दिसंबर 2007 को, यानी दिसंबर 2003 से 31 दिसंबर 2007, यानी उससे भी आगे 3 साल यहाँ गुजर गए। आगे 2007 की अगर बात करें तो 4 साल मजीद गुजर गए। 4 साल के बाद पता चला कि रिवर्सल एक इंडिकेट हुआ है। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई, 32,000। अब रिकवरेबल अमाउंट कितनी हो गई, ये देखो, 32,000। तो 32,000 का मतलब ये है, अगर रिकवरेबल अमाउंट इस पॉइंट पे आके 32,000 की हो गई, तो यहाँ पे देखते हैं, पहले देखें तो सही, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, 32,000। यहाँ पे देखें कैरिंग वैल्यू कितनी, क्योंकि मैंने कहा था पहले देखना कि रिवर्सल हुआ भी है कि नहीं है। तो हम यहाँ से ऑनवर्ड पहले 4 साल की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मजीद माइनस करेंगे, तो एसेट की जो अब न्यू वैल्यू थी, न्यू वैल्यू जो थी एसेट की, जो हमारे इंपेयरमेंट के वक्त आई थी, वो 15,000 हो गई थी। तो हमने एसेट को 15,000 पे लिखा होगा। हमने इस एसेट को 15,000 पे लिखा होगा। उसमें से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगले 4 साल की माइनस करते हैं। अगले 4 साल देखें तो 10 साल में से 3 साल गुजर गए थे, यहाँ से 7 साल बाकी थे। तो हमारे उसके बाद यानी कि इंपेयरमेंट के बाद 15,000 जब वैल्यू हुई थी तो 7 साल अभी रहते थे। 7 साल इंटू 4 साल उसमें से गुजरे हैं। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 7 साल इंटू अभी 4 साल गुजरे हैं, तो 8,571। यहाँ पे हमारी 8,571 की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ऑलमोस्ट 8,571। और अगर हम इसमें से 15,000 माइनस कर दें तो ये आ रहा है 2,469, 6,429, 6,429 की आपके पास यहाँ पे कैरिंग वैल्यू है, जबकि रिकवरेबल वैल्यू 32,000 है। तो इससे हमें कंफर्म हो गया कि हाँ यार, यहाँ पे रिवर्सल तो है। रिवर्सल तो है। अब रिवर्सल होना कितना है मैटर ये करता है। तो उसके लिए हमें पता है कि लास्ट लास्ट हमारा स्टेप है। हमें पता चलेगा कि कैरिंग वैल्यू इफ इम्पेयरमेंट वॉज डन, इफ इम्पेयरमेंट वॉज डन, इफ इम्पेयरमेंट वॉज डन, तो वो कैरिंग वैल्यू कितनी है, 6,429। और कैरिंग वैल्यू अब हमने निकालनी है कि इफ इम्पेयरमेंट वाज नॉट डन, इफ इम्पेयरमेंट वाज नॉट डन। हालांकि वैसे तो इम्पेयरमेंट लॉस 20,000 का है, लेकिन रिवर्सल के वक्त देख रहे हैं। तो अगर ना होता तो पहले दिन से अगर देखा जाए, पहले दिन से इस दिन तक 7 साल गुजर चुके हैं। टोटल 7 साल गुजर चुके हैं। तो हम इस नॉर्मल कैलकुलेशन के मुताबिक देखते हैं कि कॉस्ट हमारे एसिड की थी 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10 साल लाइफ गुजर, 10 साल में से 7 साल लाइफ गुजर गई तो 5,000 सालाना थी। 5,000 सालाना डेप्रिसिएशन थी साल की। 7 साल गुजर गए तो 35,000 ऑलरेडी यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ चुका हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास कैरिंग वैल्यू कितनी आएगी, अगर हमारी इंपेयरमेंट होती ही ना, तो हमारी कैरिंग वैल्यू कितनी है देखा जाए तो 15,000। 15,000। तो ये वो वैल्यू है 6,429 अगर इंपेयरमेंट हो रही है, और 15,000 अगर इंपेयरमेंट नहीं हो रही। तो इस स्टेप में हमें पता चलेगा कि कितना रिवर्सल करना है। हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है।
8571 ही इसका डिफरेंस आएगा। बेसिकली इस 20,000 में से जो रिवर्सल होगा वो सिर्फ 8571 का होगा, जिसकी एंट्री क्या बनेगी, डेबिट एसेट 8571 और क्रेडिट इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्स्ड 8571। और ओसीआई यहाँ है नहीं, ये सारी इनकम पीएनएल में बुक होगी। मेरा ख्याल है जिन जिन ने भी मुझे क्वेश्चंस का सोल्यूशन भेजा ना, जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चंस का 5-6 स्टूडेंट ने भेजा है ना, सबका आंसर सही है। वेरी गुड यार, वेरी गुड यार। या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, या तुम लोग, मैं बोलता होता हूँ अक्सर, या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ या तुम लोग पेपर में बेड़ा कर करोगे। देखते हैं, लेट्स सी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर हो गया सबको? इम्पेयरमेंट लॉस रिवर्सल का सीन क्लियर हो गया सबको कि रिवर्सल कैसे कैलकुलेट करना है? बताओ। यहां तक क्लियर है? जरा कंफर्म कर दो एक मरतबा, क्लियर है यहां तक? सही हो गया, सही हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे पास और भी है, वो भी करवाता हूँ, वो भी करवाता हूँ। हम्म, 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 मेरे पास एक और टॉपिक भी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि वो टॉपिक मैं तुम लोगों को कल करवा दूँ, क्योंकि वो टॉपिक तकरीबन 20 मिनट लेगा और फिर 5 बज जाएंगे और टेस्ट भी है तुम लोगों का। तो चलो, वो टॉपिक हम ऐसा करते हैं कि कल करते हैं। ये मैं आज तुम लोगों को शीट भेजूंगा, इसमें से ये वाला क्वेश्चन, बल्कि इस क्वेश्चन को ना मैं पिक्चर भेज रहा हूँ, ये तुम लोगों की असाइनमेंट भी है एक क्वेश्चन। और असाइनमेंट में वैसे भी मैं तुम लोगों को कुछ कैप्लन के क्वेश्चंस भी दूंगा आज। ये मैं तुम लोगों के ग्रुप में भेज दिए। वो ग्रुप में भेजना था, किसको भेज दिए? मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन मैंने भेज दिया, ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को मैंने ग्रुप में। एक ये असाइनमेंट है जिसमें तुमने रिवर्सल निकालना है, ठीक है। और एक टॉपिक हमारा रह गया इस टॉपिक, इसमें वो है सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट। उसकी कैलकुलेशंस और सारा कुछ वो कल की क्लास में करेंगे, और कल हम इसकी किट करके पूरा कर देंगे। और कल टाइम हमारे पास होगा तो उम्मीद है कि हम अगला स्टैंडर्ड IFRS 5B स्टार्ट कर दें। T2 के अंदर, T2 अगर बात करें टेस्ट 2 के अंदर, हमारे पास IS 36 के बाद IFRS 5 ही है। तो हम इंशाल्लाह उसको कल स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद प्रैक्टिस पहले मैं करवाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है। और कुछ ये सॉल्व दिए, इसके अलावा भी मैं तुम लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा किट के, वो तुम लोगों ने करने हैं। देखो, लास्ट टाइम की तरह ना हो, अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने पहले किट मैंने, जिन्होंने नहीं की थी, उन्होंने मुझे बाद में नहीं सेंड की। मैं इस बात पे नाराज हूँ भाई, अगर तुम लोग मेरे साथ नहीं चलोगे। मैं बता रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे मुंह ना लगाना। जब पेपर पास आएगा ना, तुम लोगों ने सवाल पूछे और असाइनमेंट ना की हुई, मैंने जवाब नहीं देना। मैं अपन चांद पे पहुंच जाएगा अगर ऐसी हरकतें की, ठीक है। खैर, यहाँ पे हम आज का लेक्चर एंड कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। क्लियर है तो एक मरतबा बता दो। क्लियर है तो एक मरतबा बता दो। यहाँ तक क्लियर है तो एक मरतबा बता दो। इब्राहिम पूछ रहा है, तो इस प्रोसेस में न्यू रेजिडुअल वैल्यू, न्यू रिकवरेबल वैल्यू किसी काम की नहीं है। वो बस इस काम की है, ये देखने के लिए कि रिवर्सल होने की नहीं होना, क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू अगर ज्यादा है कैरिंग वैल्यू से, तो वहां से हमें पता चलता है कि हाँ हाँ, अब रिवर्सल होगा, बस इसके लिए। और बाकी आगे प्रोसेस में कहीं नहीं आनी, मतलब वो रिवर्सल कितना होना है इसमें कहीं नहीं आनी, ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों के पास इब्राहिम कह रहा है नीड रेस्ट, लेकिन मैं तुम लोगों को कहूंगा, तुम लोगों को बोलना चाहिए था नीड टेस्ट, ठीक है, क्योंकि तुम लोगों का टेस्ट है। तो यहाँ पे वैसे मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ और मैं टेस्ट का प्रोसेस तुम्हें बताता हूँ।